यहाँ पर इस बच्चे का जिसका नाम था पूनम, पूनम का मतलब क्या होता है? पूनम इतने को पता ही नहीं है। पूनम पूर्णिमा, और पूर्णिमा का चांद सबसे ज्यादा उजाला देता है। नृत्य में सादगी थी और आप लोगों की तालियां और जोश भी बता रहा था कि वास्तव में बच्ची ने बहुत प्यारा डांस किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट, स्टडी जोन क्लासेस के बच्चे जहां जहां जाए अपना परचम, पंखा चला देना, मुझे गर्मी लग रही है बच्चों को, ठीक है? तो जहां भी जाओ आप अपना नाम जरूर लहराना और अपने माँ बाप का नाम कभी डूबने मत देना बच्चा, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक पंक्ति आप लोगों से कहता हूं कि किसी बेवफा पे उम्मीदें वफा मत रखना, किसी बेवफा पे उम्मीदें वफा मत रखना, अरे लुट जाओगे, अपना दरवाजा खुला मत रखना। अगर दुनिया में तरक्की की है तुम्हें जरूरत तो अपने माँ बाप को दिल से जुदा मत रखना। इसी उम्मीद के साथ और इसी जोश के साथ मैं क्लास 10वीं की अगली स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूं जिसका नाम है सुहाना मेहरा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुहाना मेहरा के लिए। नहीं आई, सुहाना नहीं है, तो कमाक्षी सोनी। आइए एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। विच होई मुटियार मुंडिया, गल्लां सुरख गुलाबी होइयां लाल मुंडिया। वे मैं दिनां विच होई मुटियार मुंडिया, गल्लां सुरख गुलाबी होइयां लाल मुंडिया। तेरे करके ही लावां सच्ची हार ते शिंगार, तेरे करके ही लावां सच्ची हार ते शिंगार। तेरे नां दा तवीत वट्टिया हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। लगी नवी नवी यारी जदों तेरे ना सी भुली मैं पढ़ाइयां 94 दिन वांगू शुरू होए लंघने, मैं भुली चरखे ते तंद वे। लगी नवी नवी यारी जदों तेरे ना सी भुली मैं पढ़ाइयां 94 दिन वांगू शुरू होए लंघने, मैं भुली चरखे ते तंद वे। मेरे नाल दियां कुड़ियां सी टाल दियां, मेरे नाल दियां कुड़ियां सी टाल दियां, पर तेरा ही मैं ना रटिया। हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। सोल सच्ची जट्टी दे सी पिंडा नेरा कैर जापदा है। रुग भर ले आखां नाल गभरू ने अज इश्क दवात दा सी। अंग्रेज मुझे सोल सच्ची जट्टी दे सी पिंडा नेरा कैर जापदा। रुग भर ले आखां नाल गभरू ने अज इश्क दवात दा। तेरी होई रणवीर गरेवाल वे मैं कल तेरे नां दा वरत रखिया। हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। हट लै गया चट्टी नूं तू ही सौण दे महीने, मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे। हट लै गया। डांस हमारे यहाँ पर कमाक्षी सोनी थे बच्चा ही। और
आपको पता है इसी प्रतिभा सम्मान समारोह की पावन बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे सांगोद के द ब्लूज क्लासेस के डायरेक्टर अजय सर को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ। वो उनके शब्द सुने आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए अजय सर का। लगा लूँगा, धन्यवाद। एंट्री जबरदस्ती है ब्लास्ट के साथ। चलो, सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये प्रीशियस टाइम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके बाद अब आप लोगों के पास में समय के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर अभी भी जागोगे ना तो भी 60% जो है कैन बी मेड 75, आराम से बन जाएगी। लेकिन वो बात की बात है, यहाँ अपन बात करेंगे मोटिवेशन की, क्योंकि उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है आपको। और देखो, पहला नियम मैं बता दूँ मोटिवेशन का, ये आउटसाइड से नहीं आएगा। हम कितना ही बोल रहे हैं, नहीं आएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं आएगा। इनसाइड, अंदर से आता है मोटिवेशन। अगर आप आउटसाइड से रखोगे ना तो क्या होगा, आपने जैसे टारगेट किया 90%, आपने 90 अचीव कर लिए, मोटिवेशन गायब। अपने से, अपने आप से कंपटीशन रखो। किसी और से रखोगे, मान लो मैंने रखा ये राठौड़ से, भाई से, और ये इसको मैंने पास कर दिया, इसको मैंने डाउन कर दिया, इसको मैंने जीत लिया, उसके बाद क्या? इसलिए हमको खुद से कंपटीशन रखना है, बाहर से मत रखो। जैसे कि एक जंगल की कहानी है भाई, मोर को देखकर कौवा कहता है कि मोर कितना सुंदर है, हाँ कौवा मैं कितना काला हूँ, कितना भद्दा दिखता हूँ। अब मोर से जब पूछा जाता है कि क्या आप 100% सुंदर हैं, तो मोर कहता है मेरी टांगें देख, हाँ मेरे पाँव देख। ऐसे ही किसी हर एक जानवर से, आप किसी भी ले लो, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना। आप जैसे हो बेस्ट हो, बेस्ट हो। जैसे आप अपने मम्मी पापा के लिए बेस्ट हो ना, कोई भी आपका प्लेस नहीं ले सकता। आप उनके संतान हो, आप उनके लिए हमेशा बेस्ट रहोगे। आप काले हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होंगे, नहीं होंगे भैया। कलर देखो, सुनो, भाई विशेष ही हो क्या? भाई हैबिट हो तो यूं कह दो कि हम ऐसे ही हैं। सुन ले चुपचाप, ठीक है ना? काम की कीमत तेरे नहीं तो इनके तो होगी। अभी बता दे, हाफ एली को पे चेक करी मैंने, फिर बात वही आएगी घूम फिर के। डर गए क्या? कोई नहीं रहे, एंजॉय करो लाइफ को, बहुत बड़ी जिंदगी है, आराम से हर एक पल को एंजॉय करो, बहुत बेहतर होगा। देखो मैं बताऊं, एक कहानी सुनाता हूँ मैं। कैरोले टेक्सास नाम था उसका बंदे, हंगेरियन आर्मी से था और 1910 में जन्मा था वो, मतलब 1910 में, और बहुत ही शानदार पिस्टल शूटर था। पिस्टल शूटर जानते हो ना, छोटी एक गन होती है, आपने ओलंपिक में देखा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लेना, बहुत बड़ी लाइफ है तुम्हारी, बहुत बड़ी, बहुत समय। कट्टा, हाँ तुम्हारी भाषा में कट्टा, ठीक है ना, अपनी भाषा में पिस्टल। अब भाई क्या है, अब देख लो आप, 1936 के ओलंपिक में उसे भाग लेना था। अब कुछ रूल्स थे ओलंपिक के, उसमें कुछ जो पोस्ट होती है सेना में वही बंदे भाग ले सकते हैं, उस समय तक वो रूल था। तो 1936 में तो ये रूल उनके बाधा बन गया कि भाई मैं इसमें भाग नहीं ले सकता, ठीक है। राइट हैंड शूटर थे, है ना, ये ध्यान रखना, राइट हैंड शूटर जरूरी है। अब हो गया 1936 के बाद 1940 में होने थे ओलंपिक। अब आप सबको पता है 1940 में क्या हुआ था, 1939 में क्या स्टार्ट हुआ था बताओ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑब्वियसली कोई
वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम तो होगा नहीं। लेकिन उससे पहले एक घटना और हुई। जब वो 1940 की ओलंपिक के लिए तैयारियां कर रहे थे तो आर्मी में तो थे ही सही, तो थोड़े बहुत युद्धों में भी गए। तो ट्रेनिंग के दौरान हैंड ग्रेनेड यहीं फट गया। क्या हुआ? गया, ये हाथ गया। अब भाई राइट हैंडेड बंदा, पिस्टल शूटिंग, आप और मैं होते तो क्या करते? छोड़ देते। यही तो है, ये गिव अप। हमारी अभी पीयूष जी सर पढ़ाते होंगे ना आपको मैथ में, आपको दिए सवाल 2, 3, 4, 10, तुमने किए, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, चौथे पे आके तुम्हारी सुई रुक गई, तुमने करा, कोशिश करी, 2 बार की, 3 बार की, चौथी बार में तुम गिव अप मार देते, कल करेंगे, सर से पूछेंगे। करते नहीं करते? हमारे गिव अप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप गिव अप करोगे, आप वहीं रुक जाओगे। कैरोलिन टेक्सास के पास भी 2 रास्ते थे। या तो वो क्या करे, भाग जाए, घूम जाए, घुस जाए इधर उधर, हाँ अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए, रोता रहे, गेट बंद कर गया, मेरा हाथ गया। लेकिन उसने क्या किया? अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन किया। जिस हाथ से वो लिखना भी मुश्किल था, आप में से कितने लोग हैं जो दोनों हाथ से लिख लेते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, 3 इडियट के वायरस के अलावा, वो भाई अलग था, है ना? तो लेफ्ट हैंड का क्या सीन है माय डियर? जिस हाथ से आप नहीं लिख पाते हैं, पेंसिल तक नहीं पकड़ पाते हैं, उस हाथ को उसने ट्रेन किया। 1944 का ओलंपिक भी क्या हुआ? युद्ध के भेंट चढ़ गया था, है ना? अब भैया क्या हुआ? 1948 का ओलंपिक आता है। अब ओलंपिक का सीन क्या है? जहां उसे कौन से ओलंपिक में भाग लेना था? 1936 के। अब वो 14 साल बाद भाग लेना है। और 14 साल बाद में क्या हुआ? यंग ब्लड आता है। यंग ब्लड मतलब समझते हो ना, युवा बंदे। सेम कंडीशन मेरे साथ होती है। मैं जब क्रिकेट खेलता था, अब जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो थक जाते हैं, दौड़ नहीं पाते, उतना तेज नहीं दौड़ पाते। सेम कंडीशन कैरोलिन टेक्सास के साथ कि 1940 में 14 साल यंगर बंदों से कंपटीशन था। जब वो वहाँ पहुंचा तो लोगों ने सोचा यार बहुत बढ़िया, हमारा हौसला अफजाई करने आए होंगे, मोटिवेट करने आए होंगे कि इतने बड़े आर्मी के बंदे थे और हमको अप्रिशिएट करने आए होंगे। लेकिन वो आया तो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कॉम्पीट करना है। और आप बात नहीं मानेंगे, 1940 वाले ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 1948 वाले में और 1952 वाले में भी जीता। और दुनिया के पहले एथलीट बने पिस्टल शूटर जो कंसेक्यूटिव यानी लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत शानदार कहानी है मोटिवेशन की। और इतना बड़ा खेल एक कैसे हाथ से किया, क्योंकि औरों के पास थे उनके बेस्ट है भाई। औरों के पास उनका क्या था भाई? 2 हाथ है, दोनों में से जो बेस्ट होता है उससे तो लड़ोगे। लेकिन कैरोलिन के पास था उसका ओनली है, 1 है। तो माय डियर, अगर आप चाहेंगे कुछ भी कर सकते हो। ये तो एक छोटा उदाहरण है। निक वुजेसिक नाम का बंदा है जिसके हाथ पाँव कुछ भी नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर, स्काई डाइवर, स्विमर। तो माय डियर, करने के लिए बहुत कुछ आपके पास तो सब कुछ है, हाथ है, पाँव है, आँख है, नाक है। डेयरी वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, डेयरी वाला आपके पास कहीं नहीं जाना आपको। आप जो पढ़ते हैं ना बुक्स, उनको मार्क्स के अलावा लेने के लिए अगर आपने ले लिया ना, अपनी जिंदगी में उतारने के लिए लिया, वही बेहतर है। और यही लाइफ है। आप कुछ भी करोगे वो बेस्ट करोगे और बढ़िया करोगे, मेरा ये मानना है। जहां भी पढ़ोगे, जहां भी रहोगे, अच्छा करोगे और बाकी तो तुम कर ही लोगे। जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारे सोचने से बहुत अच्छा होगा आपका लाइफ। बस प्रयास करना है। जय श्री राम। सर, ये हमारे अजय सर थे जिन्होंने आपको बताया कि जिंदगी में व्यक्ति अगर अपने अंदर बदलाव कर ले तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं। और हमारा राजस्थान तो इन्हीं सूरवीरों से भरा हुआ है भैया, क्योंकि उस महाराणा प्रताप को क्या जरूरत थी कि राज छोड़ करके वो जंगलों में रहता है, जिसे सोने के सिंहासन मिलते हैं, रेशम के बिस्तर मिलते हैं, वो कंकड़ पत्थर पे सोता है।
और हमारे इतिहास का नाम रोशन करता है। आज बहुत सारी कहानियां मिल जाएगी, बहुत सारी प्रेम कहानियां मिल जाएगी, लेकिन मोहब्बत में निशानी मांगने पर गर्दन काट के दे दे, ऐसी हारी रानी इतिहास में आज के दौर में नहीं मिलती है बच्चा। हमारा इतिहास इन ऐसे कई उदाहरणों से भरा हुआ है। और उस संदर्भ में मैं एक पंक्ति आप लोगों से कहना चाहता हूं कि धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, जलकर के जैसे सूर्य जैसी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, आंसू भी रोई थी आनी नहीं देखी प्यार की, चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट सतरनी ने शीश दे दिया। ये हमारा राजस्थान है बच्चा, यहाँ पर उदाहरणों की कोई कमी नहीं है और उन्हीं उदाहरणों की क्षतिपूर्ति आप बच्चे भी कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। जब हमारे यहाँ चाय बेचने वाले एक व्यक्ति सामान्य से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो तुम तो चाय पीते हो सारे के सारे, तो तुम तो उनसे बहुत बेहतर कर सकते हो। माना कि हम सारे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन हम बहुत सीख सकते हैं। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उसको देखते हुए ये सबको लगता है कि जो बच्चे होनहार हैं, जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर जुनून है, वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि आपके पास सरकारी नौकरी का ही सपना हो, आप बहुत सारे सपने जिंदगी में बुन सकते हैं। बशर्ते ये है कि किसी भी काम को करो तो शिद्दत के साथ। उस अर्जुन की तरह जब आपसे पूछे कि क्या दिख रहा है, तो आप ये न कहे कि मुझे मछली दिख रही है, आप ये न कहे कि मुझे मछली के आसपास ये दिख रहा है, आप ये न कहे कि मुझे ये दिख रहा है, आप सीधा यही बोले कि मुझे क्या दिख रही है। क्या दिख रही है? आंख दिख रही है। बस अपने टारगेट पे फोकस करो बच्चा। जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, ना कभी ज्यादा लोड लेना, ना ही किसी प्रकार का तनाव लेना, खुश मिजाज रहना है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा सीरियस लोग अस्पतालों में ही अच्छे लगते। हमारी वास्तविक जिंदगी में सीरियसपन का नाम नहीं होना चाहिए। और एक शिक्षक के बारे में बात करें तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि दुनिया में, और हमारे महात्मा गांधी जी का भी ये संदर्भ है कि दुनिया में जिस व्यक्ति ने किताबों से दोस्ती कर ली है, उसको बाहरी दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको पता है इस दौर में आपका कौन अपना है कौन नहीं है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आपको सबसे ज्यादा दोस्ती की जरूरत किसको है? किताबों से। क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि अगर आपके पैरों में चप्पलें नहीं है तो चलेगी, लेकिन आपके हाथ में कलम है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। क्योंकि इस कलम से हम वो इबादत लिख सकते हैं जो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। चाहते तो वो भी लड़ सकते थे, चाहते तो वो भी हथियार उठा सकते थे, लेकिन कलम से दुनिया में वो ताकत लिखी, वो इबादत लिखी कि आज भारत नहीं भैया, भारत के बाहरी देशों में भी आप जाओगे तो वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, उनका सम्मान करते हैं। और उन्होंने जो आदर्श और नियम बनाए थे उनके आज भी फॉलोवर है। हमारे पास तो इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। आई बात समझ में? उन लोगों के दुनिया में बहुत सारे फॉलोवर है। और इस सोशल मीडिया की जिंदगी में आप रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता भी जीना सीखो भैया। क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि आज फेसबुक पे एक आदमी के पास 5000 दोस्त होते हैं और घर पर सगे भाई से बोलचाल बंद है या नहीं है? तो भैया वास्तविकता में जीना सीखो। वास्तविकता ही सब कुछ होता है। हम खुश रहें, हंस मिजाज रहें, लेकिन जिंदगी के इसी तरानों के साथ हम मस्त रहें, जिंदा रहे। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना हम यूं कह सकते हैं कि वो जबरदस्ती जिंदा है। और इसी श्रृंखला में मैं आधार क्लासेस के डायरेक्टर सीपी नागर सर को बुलाना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। सर स्वागत है सर। आज के इस मोटिवेशन सेमिनार में उपस्थित सम्मानित मंच, मैं सिर्फ एक को जानता हूं सर, बनवारी जी सर को। इनका भी मैं 2-3 दिन से नाम सुन रहा था। और आरसीएम सर, इनका तो सर ने सोशल मीडिया पे भी काफी प्रचार करा रखा था, तो मैं देख रहा था। मैं विशेषकर जब मैंने इन सर से, फ्यूजी सर से सुबह मिला था मैं एक प्रोग्राम में, मैंने कहा सर आ रहे हैं क्या? इन्होंने कहा कि नहीं आए गए सर।
मिला था। और मेरे भाई इस स्टडी जोन क्लासेस के निदेशक पीयूष राठौर और हाड़ों दिनेश के संवाददाता मेरे बड़े भाई रवि जी राठौर और सम्मानित गणमान्य शिक्षक और प्यारे बच्चों, मैं ऐसे कोई मोटिवेट बात करने नहीं आया, लेकिन बस इतनी सी बात कहने आया हूँ जीवन में अगर आपको सफल होना है तो दो चीज आपके पास होनी चाहिए, टारगेट और टाइमिंग। और आपके पास टारगेट है और उसके अनुसार टाइमिंग है, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। टारगेट क्या? हर आदमी को न्यूटन का नियम पढ़ा है, सबने पढ़ा है न्यूटन का नियम, पढ़ा होगा ना। एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, आम गिरा, सेब गिरा, क्या गिरा? उस टाइम हम नहीं थे, लेकिन वहां पर न्यूटन था। उसने कहा ये सेब नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया? उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्यों आया? उसने क्या बना दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। दिया नहीं दिया? दिया। आज इतिहास के पन्नों पे आप साइंस में पढ़ रहे हो, जिस दिन आपके दिमाग में यह बात आ जाएगी मैंने जन्म क्यों लिया, मैं आज 10th क्लास क्यों पढ़ रहा हूं, मैं 12th क्लास क्यों पढ़ रहा हूं, मैं इस प्रकार क्या काम कर रहा हूं, जिस दिन आपके दिमाग में क्यों का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा उस दिन सफल हो जाओगे, उस दिन आपका टारगेट सेट हो जाएगा। मैं बेटा ज्योति में स्कूल में पढ़ाता था, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, एक बालिका ने मेरे से कहा कि सर आप इतनी बात कह रहे हो तो आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगे? उस बात की बालिका का मुझे बुरा नहीं लगा, सही कह रही थी वो कि आप क्यों नहीं लगे, इतने प्रवचन दे रहे हो, सब दे रहे हो। उसी दिन मैंने मेरा टारगेट सेट किया कि नहीं मुझे कुछ करना है, वो स्कूल मैंने उसी दिन रिजाइन किया और मैं कोटा चला गया कंपटीशन तैयारी करने। 84 कंपटीशन, कितने 84 कंपटीशन दिए, 85 में कंपटीशन, ऑल ओवर इंडिया में 30 रैंक आई और 12 में किशनगंज में पोस्टेड हुआ। अगर अपन टारगेट सेट करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपके काम को सफलता होने से रोक नहीं सकती और आप सफल होंगे। मैंने वही बात सोचा, मैंने कि मैं सफल हो गया। उसी विद्यालय में वापस मैं सरकारी नौकरी लगने के बाद वापस सरकारी नौकरी को रिजाइन करके उस स्कूल में गया। उस बालिका से कहा बेटा मैं सरकारी नौकरी लग गया। नहीं सर मम्मी उम्मीद थी कि आप लगोगे। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, आप अगर सोच लो, अगर शिद्दत से सोच लो कि नहीं मुझे 10th में ऑल ओवर टॉपर आना है, आप आओगे। आपने 12th में सोच लिया कि मुझे ये करना है, आओगे। बस उसके लिए आपको जब सोते हो ना, आप ऐसा नहीं कि बिना सपने के साथ सो जाओ। जिस दिन सो, आप आज भी सो तो आप सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आज दिन भर क्या किया, मुझे आगे क्या करना चाहिए। जिस दिन क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे उस दिन आप सफल हो जाओगे। नहीं हो तो मेरे पास आ जाना कि सर आपने कहा था सीपी सर आपने गलत कहा, मैं सफल नहीं हुआ। मेरी उम्र बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है बेटा, मैं ज्यादा कुछ अनुभव भी शेयर करने नहीं आया हूं, लेकिन मैंने 31 साल की उम्र में जो अनुभव देखे हैं, जो संघर्ष देखे हैं, वो बात मैं साझा कर रहा हूं कि आपके जीवन में टारगेट और टाइमिंग हुआ, कितने बजे मुझे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपका एक टाइमिंग होना चाहिए। दूसरी बात, रील और रियल दो लाइफ चल रही है आजकल, चल रही है ना। एक तो काल्पनिक दुनिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो धरातल से बिल्कुल अलग है। एक दुनिया जो वास्तविक हम सब जी रहे हैं। जिस दिन आप काल्पनिक दुनिया से हट जाओगे और वास्तविक दुनिया में आ जाओगे उस दिन आप सच्चे मायने में सफल हो जाओगे। होता क्या है, किसी व्यक्ति ने किसी कुत्ते का फोटो डाल दिया, मेरा कुत्ता कैसा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, नाइस नाइस नाइस। हम सब दिन भर में ये तो करते हैं ना, ये कर रहे हैं ना। क्या मिला आपको, मिला कुछ, मिला है क्या, किसी को मिला है क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मिला है किसको? फेसबुक वालों को, मिला है इंस्टाग्राम वालों को, मिला है व्हाट्सएप वालों को, मिला है ट्विटर वालों को। क्या देखा होगा आपने, जैसे आपने 100 MB 200 MB का डाटा अगर इंस्टाग्राम को चलाया, वही डाटा किसके खाते में गया? इंस्टाग्राम के खाते में। वो डाटा वापिस दिन भर के करोड़ों GB डाटा इकट्ठा होता है उन लोगों के पास, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इनके वाले के पास। वो डाटा वापिस कहाँ आता है? एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनसे अपन वापस खरीदते हैं। अपन ने तो क्या किया? एंजॉय, यही किया ना, यही किया। लेकिन उन लोगों का तो क्या है? बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। वो डाटा ट्रांसपेरेंट होता रहता है और आप लोग एंजॉय में खर्च करते हो। इसलिए कह रहा हूं बेटा, जीवन में आप सोशल मीडिया चलाओ। ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सुविधा होने वाला ही सफल होता है। मुझे गर्व है कि हमारे सांगोद का एक व्यक्ति जिन्हें छप्पर में पड़ा है। आपके घर में तो पंखे लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना, ये मेरी बात सही जा रही होगी सब जगह, जो लग रहे हैं ना पंखे, सबके घर में टेबल कुर्सी सब है। यहाँ पे पास में एक गाँव है मालेड़ा, देखा आपने मालेड़ा? नाम सुना होगा, पास में एक गाँव है मालेड़ा।
वहाँ के एक है व्यक्ति बिहार में कलेक्टर है, बिना कोचिंग के। अगर मेहनत देखे तो कुछ कहे तो आप कुछ भी बन सकते हो, बस शिद्दत से। मैं ज़्यादा कुछ कहने नहीं आया आपसे, लेकिन मेरा निवेदन है आपको पीजी सर का अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। सांगोद में पीजी सर की हमेशा मेरे मित्रवत रहे। हमारी कोचिंग है दोनों की सेम, लेकिन हम दोनों भाइयों के बीच में कभी कोचिंग के मामले में कभी ऐसा मामला नहीं है कि हम दोनों भाइयों हमारा प्रेम इसने हमेशा ऐसा ही बना रहे। हम पीजी सर का मार्गदर्शन में कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं लेता हूँ, कभी हम 1-2 घंटे तक साथ बैठे। लेकिन बेटा मेरा कहने का मतलब यही है, पीजी सर आपको बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सारा काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीजी सर तभी सक्सेस है उनका पढ़ाना जब आप उनको टारगेट के साथ अपना रिजल्ट दोगे आप सब लोग। चलो मैं ज्यादा बात नहीं करूँ, सोचो सीपी सर पका रहे हैं। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत। बहुत ही अच्छी बात सर ने बच्चों से बोली और आप लोगों ने सुना भी है, क्योंकि क्या बच्चे क्या मुझे लगता है मोटिवेशन वाली बात पे बहुत सीरियस भी हो जाते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, और बेटा थोड़ा सा सीरियसपन भी जरूरी है। और अभी सर ने कहा कि अगर आप सोच लो, अगर आप दिमाग में बिठा लो तो सब कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि हम अंधविश्वासों की दुनिया में ज्यादा रहे हैं। या हमारे अंधेरे कमरे में अगर आदमी के पैर में चूहा काट लेता है और लाइट आने पे कोबरा दिख जाए तो भाई साहब जा सकते हैं, होता नहीं होता। आपने देखो वो बहुत सारी मोटिवेशन कहानियां सुनी, उसमें एक हाथी का छोटा बच्चा होता है, उसे एक रस्सी से बांधते हैं, वो बच्चा उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं टूटती है। फिर वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उससे और मोटी रस्सी से बांधते हैं, वो उसे तोड़ने की और कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं टूटती। फिर एक दिन वो एक विशाल हाथी बन जाता है, फिर उसे लोहे की जंजीर से किसी बड़े पीपल बरगद के पेड़ से बांध दिया जाता है। लेकिन अब वो चाहे तो उस पेड़ को उखाड़ सकता है, उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन अब उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में ये पिक्चर सेट हो चुकी है कि ये टूटती नहीं है। हम भी उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो किसी विषय के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी संदर्भ के प्रति ये सोचकर बैठे हैं कि ये हमसे ना होगा। अरे भैया, उन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है जिनके पैर ही नहीं थे। हम किस्मत की लकीरों पे विश्वास करते हैं, तो क्या दुनिया में उन लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है जिनके हाथ नहीं है? आज दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास रचा है बहुत सारे लोगों ने। इसी संदर्भ में, इसी जोश के साथ हम यहाँ पर आवाज लगाता हूँ भैया, चंचल वर्मा क्लास 10 की स्टूडेंट। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए चंचल वर्मा। ये भजन गाएंगे बच्चा, भगवान कृष्ण का भजन गाएंगे, एक बार ध्यान से सुनना। ये लो, इसको भी आता है। मेरा नाम चंचल वर्मा है, मैं कक्षा 13 की छात्र हूँ। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, अगर उस पर अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाते नहीं, भक्त शिव जी के जैसे नहलाते नहीं, भक्त शिव जी के जैसे नहलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं।
बहुत ही अच्छा और मधुर गाया हमारे यहाँ पर इस बच्ची ने। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया ये क्लास 10 से। अब इसके बाद कुछ बच्चे भैया जो मेहनत करते हैं और मेहनत का नतीजा सबको मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन आज का दौर है, आज की दुनिया है, आज की दुनिया में मेहनत के साथ साथ अगर किसी सकारात्मक व्यक्ति से आपको सहयोग मिल रहा है तो आप लो। ज्ञान वो सकारात्मक कुंजी है, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई बच्चा हो, अगर अच्छी बात कर रहा है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक कछुआ था और एक खरगोश था। आपके इंग्लिश वाले सर ने पढ़ाई होगी आपको बचपन में, याद है? कौन जीता था? कछुआ। क्यों जीता था? खरगोश पेड़ के नीचे सो गया। खरगोश पेड़ के नीचे क्यों सोया था? उसकी मर्जी। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस। क्या था बच्चा वो? कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छों को निपटा देता है। लेकिन ये तो बचपन की कहानी थी, अभी तो आप बड़े हो गए। बहुत सारी चीजें बचपन में आपने कौवा प्यासा देखा था, अभी भी कौवा प्यासा ही, कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, वही कहानी वापस रिपीट होती है सन 2021 में। कछुआ खरगोश पार्ट 2। कछुए का जीत का जश्न मन रहा था, लेकिन खरगोश का दिमाग खराब हो गया। उसने यार मजा नहीं है, मैं इतना ब्रिलियंट होते हुए भी हार गया, मैं वापस जाता हूँ चैलेंज देने के लिए। तो वो कछुए के पास गया और कहा कि कछुए बाहर निकल, तू क्या समझता है कि तू विनर है, ब्रांड है, हम फिर दौड़ेंगे। अब इस बार कछुआ टेंशन में आ गया कि ये तो फॉर्म में, और मुझे नहीं लगता इस बार सोएगा, क्योंकि पिछली बार की गलती को ये नहीं दोहराएगा। दोनों एक सीधी सड़क पर दौड़ते हैं। कछुआ टैलेंट है, लेकिन उसके पास वो हुनर नहीं है भैया जो खरगोश के पास है तेज दौड़ने का। उस बेचारे गरीब के पास वो नहीं है। दोनों दौड़ते हैं और यहाँ पर खरगोश जीत जाता है। कौन हार गया? कछुआ। पार्ट कौन सा था? लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। पार्ट 3, रिटर्न ऑफ कछुआ खरगोश पार्ट 3। वापस कछुआ खरगोश के पास जाता है कि यार भाई मजा नहीं आया, थोड़ा सा चैलेंज चेंज कर देते। उसने कहा अब क्या करेगा कि तू आता सही, कि इस बार हम क्या करेंगे, पहले सड़क पे दौड़ेंगे, फिर उसके बीच में एक नदी रखेंगे, फिर वापस सड़क पे जाएंगे। अब हमारे खरगोश भाई सब टेंशन में आ गए कि हम जमीन के तो बादशाह हैं, लेकिन पानी में तो हमारा ये बॉस है। दोनों दौड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना भैया, कछुए के पास एक हुनर है, वो पानी में तैर सकता है। खरगोश के पास एक हुनर है, वो तेज दौड़ सकता है। खरगोश बहुत भर्राने से भागा, लेकिन नदी के किनारे पर जाकर क्या हो गया, रुक गया। लेकिन कछुआ नदी में उतरा और धीरे 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 कहाँ पहुंच गया, अपनी मंजिल पर। और खरगोश कहाँ रह गया, पीछे। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। पार्ट 4, वापस खरगोश फिर जाता है कि भाई मजा नहीं आया, हम थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। और इस बार माहौल ये रहेगा कि पहले सड़क रहेगी, फिर नदी रहेगी, फिर सड़क रहेगी, फिर पहाड़ रहेगा, फिर उसके बाद पहुंचना। अब खरगोश ने सोचा कि हम तो नदी में फेंक रहे, लेकिन कछुए ने सोचा कि मैं नदी तो पार कर जाऊंगा, लेकिन पहाड़ कैसे पार करूंगा। लेकिन भैया जिंदगी के समायोजन में, जिंदगी के एडजस्टमेंट में, अगर आप दूसरों से सहयोग की उपेक्षा लो, दूसरों के हुनर की कदर करो, उनसे सीखने की कोशिश करो, तो मंजिल जरूर मिलेगी। दोनों दौड़ते हैं, लेकिन कछुआ नदी में नहीं उतरता, वो इंतजार करता है अपने दोस्त खरगोश का, और उससे कहता है कि बैठ मेरे कंधे पर, मैं तुझे नदी पार कराता हूं। और जैसे ही पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो खरगोश कछुए से कहता है कि बैठ मेरे कंधे पर, मैं तुझे पहाड़ पार कराता हूं। ये है 2024 का कछुआ खरगोश। तो जिंदगी में पॉजिटिव बनो, सकारात्मक सोचो, अच्छे दोस्त बनाओ। जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं डिलीट कर दो। आज के दौर में आपको पता है, आप किसी शादी समारोह में जाते हो ना, तो वहां स्टेज पर बैठे हुए लाड़ा लाड़ी में से आपको अपने आप पता लग जाता है कि इनमें से कौन गवर्नमेंट जॉब वाला है। यानी रंग रूप आकार आकृति का आज के दौर में कोई मायना नहीं है बच्चा।
और जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं इनसे कह रहा हूं कि अगर पढ़ लोगे तो आलिया भट्ट जैसी लड़की मिल जाएगी, और नहीं तो कालिया भट्ट भी नहीं मिलेगी भैया, ध्यान रखो। तो वास्तविकता ये रंग रूप कोई मायने नहीं लगता है बच्चा आज के दौर में। आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है आप एक सफल व्यक्ति हो, बस उसी की ही कदर है, उसी की दुनिया है। आप जानते हो, आप शादी समारोह में भी जाते हो, वहां उन्हीं लोगों को इज्जत दी जाती है, तवज्जो दी जाती है जो वास्तव में सफलता के हकदार है। तो अपने को भी ऐसी कोशिश करना है, अपने संस्थान का नाम आगे बढ़ाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर हुई थी उसमें क्लास 12 के फरहान अंसारी जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, एक बार आप भी मंच पे आ जाओ बच्चा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। और 11th क्लास के रेहान अहमद, आप भी आ जाओ एक बार, इसके लिए भी जोरदार तालियां। इन्होंने भी भैया इस टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और अगले हैं हमारे यहाँ पर भैया क्लास 10 से अरुण कुमार मीणा, ये भी आ जाए इनके बाद, ये भी एक बार जोरदार तालियां। और क्लास 9th से है भैया पवित्रा नामा, आप भी मंच पर आ जाइए, पवित्रा नामा। तो ये कोई सामान्य बच्चे नहीं है भैया, ये वही कोशिश है कि हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट होते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है ये भारत के बहुत बड़े किसी न किसी एक पद को प्राप्त करें और जिंदगी में कामयाब और अच्छे इंसान बने। और बाकी आप सभी से भी यही गुजारिश है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम तो सारे मेरिट में आ जाओ, जो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए। अगला नाम है यहाँ पर फरहान गया क्या? चलो उसका सर्टिफिकेट दे। रेहान अहमद, अपना पवित्रा था ना बच्चा नाम, सर्टिफिकेट। ये हमारे कमल दादी सर है, ये बच्चों को नदियां, झीलें, तालाब, जंगल, बूढ़ बबूल, कांटे, झाड़ियां सब पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, भूगोल में तो यही चीजें आती है। इस्माइल करो बच्चा, क्या बात। और हम यही चाहते हैं कि हमारे भैया स्टडी जोन क्लासेस के जो बच्चे हैं धुरंधर, वो दुनिया में बहुत नाम ले रहा है। नहीं हुई, 4 ही थे ना उधर। और ये सर्टिफिकेट भी ले जाओ एक बार वापस आओ, 4 ये तो लेके नहीं गए, हकदार हो भैया। और ये सर्टिफिकेट एक सामान, चारों आ जाओ भैया एक साथ। ये सामान्य नहीं होते बच्चा, ये आपकी जिंदगी में बहुत स्थान रखेंगे। जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने यहाँ से शुरुआत की थी और आज हम किसी बहुत बड़े मेडल के लिए। अरुण कुमार आगे जाओ थोड़ा। अरुण कुमार, आपका नाम है अरुण कुमार? आओ सर, आप एक ग्रुप फोटो जाए। और ये हमारे नसरुद्दीन सर है भैया, जो कंपटीशन की दुनिया में बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। नाना पाटेकर को इन्होंने पढ़ाई थी स्क्वायर में। पवित्रा, बहुत अच्छी आवाज है बच्चा आपकी, ठीक है ना? कोशिश करो पढ़ाई के साथ साथ। ग्रुप फोटो ले लो, एक बार ग्रुप फोटो हो जाए चारों। जैसे नीचे बैठो वो गुलटों के बाद बैठे हनुमान जी, ऐसे बैठ जाओ। थोड़ा उधर बोर्ड की तरह। इसको सर्टिफिकेट को सामने करो, सर्टिफिकेट को सामने करो, क्योंकि ये दुनिया है भैया जीत की, जश्न की, और ये यहीं से शुरुआत होती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन चारों के लिए। के बाद एक सुबह मुझे बढ़ गया और अभी प्रेजेंट एग्जाम उनमें डिपार्टमेंट में इसकी स्पीच होगी, इसका सम्मान भी करना है। और हमारे जो पीयूष सर है भैया, इन पीयूष सर से एक
स्टूडेंट ने पढ़ाई की इनके पास, इनके मार्गदर्शन में कार्य किया। शुभम मीना उनका नाम है, जो वर्तमान में आपके सांगोद में जो WRD डिपार्टमेंट होता है उसमें JEN जिन्हें कहते हैं जूनियर इंजीनियर, उसकी पोस्ट पे है। तो वो भी आज हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियां हो जाए शुभम जी के लिए। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों को कुछ थोड़े से जिंदगी के और संघर्ष के मसलों के बारे में जानकारी दे। और पीयूष सर द्वारा हमारे शुभम जी का स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों की। ये लगा ये लड्डू हाय एवरीवन। वाह यार। तो भाई ये तो ठीक है, जयन बन गए। आराम है, पर एक दिन वही था कि मैं भी वहीं बैठा था पीछे ही पीछे क्लास में, और मतलब सब सोचते थे क्लास में कि कब टीचर आए, मैं सोचता था कब टीचर जाए। पीयूष जी ने मेरे को, पीयूष जी पढ़ाने आए शुरू में हमें कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो ED पढ़ाते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जितना क्लास में नहीं बैठा है उससे ज़्यादा क्लास के बाहर खड़ा किया है फर्स्ट ईयर। लेकिन ठीक है कि इन्होंने इतना मतलब अच्छा हमें बिहेवियर किया हमारे साथ। स्टूडेंट तो थे ही सही, इन्होंने छोटा भाई माना हमें, हमारे साथ क्लास में पढ़ाते थे, बाहर क्रिकेट खेले, फिर हमें समझाया। हमारे तो ऐसे क्लास में तो लगती है नहीं भाई, इतना मोटिवेशनल समझदार वो सेमिनार हो गया, पर आपके है तो हमारे भी वैसे ही था। पर सर ने समझाया कि यार चलो करो कुछ, तो आगे यहाँ तो चलो निकल जाएंगे 3 साल। कॉलेज में तो वही होता है कि यार ठीक है पढ़ लेते हैं, बैग लग गई तो अगले साल निकल जाएगी। 3 साल का है। मेरे को तो जाते ही फर्स्ट ईयर में पता लगा कि इसमें फेल नहीं होते, इसमें तो बैग की आती है, तब भी सेकंड ईयर में जाते हैं। बाई के 4 बैग थी। गणित का तो मैंने मतलब मैथ्स का पेपर भी निकोला, ऑब्जेक्टिव आया ना जो सील भी निकोली कि अगले साल देख लेंगे, इस साल तो क्या है। फिर सर के पास कोचिंग करी सेकंड ईयर में, तो उस टाइम भी ऐसा ही था माहौल कि बस घूम रहे हैं। फिर सर ने कहा लास्ट टाइम ऐसे ही सेमिनार किया, तो RCM सर भी आए, इन्होंने भी हमें गाइडेंस किया। ठीक है, तो बैठ की भेजे में पहली बार हम जितने भी लड़के थे सबका ग्रुप सब ऐसे ही थे, फ्रीफंड सारे के सारे हर सब्जेक्ट में पास हो गए। सर के कोचिंग के स्टूडेंट हमारे ग्रुप के सारे लड़के, भाई ठीक है यार। फिर जब जाके पता लगा यार अपन तो कर सकते हैं कुछ। फिर सर ने काफ़ी सहयोग किया। मेरे को तो इतना भी नहीं पता था कि पॉलिटेक्निक करके JN बनते हैं, ये बात भी सर ने मुझे बताई। मैं तो यही सोचता था कि ठीक है कर ले, लग जाएगी 15-20 हज़ार की जॉब कर लेंगे कहीं कंपनी में जाके, प्लेसमेंट हो गया तो ठीक। और वो भी बेके लग गई थी। फिर सोच लेता अब तो खेती करनी है गाँव में जाके। तो वही है कि अपन ठीक है, सर ने खूब सहयोग किया है, और मैं मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गुरु मानता हूँ इन्हें। आज भी मुझे कहीं सर की ज़रूरत पड़ती है, मैं फ़ोन कर लेता हूँ, सर रात को भी मेरा फ़ोन अटेंड करते हैं। कभी सर ने नहीं कहा यार तू फ़ोन क्यों करता है या क्या, मैं ही नहीं, मेरे साथ के, या आप भी कभी यहाँ कोचिंग पढ़ के बाद में कहीं जाओगे, आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो सर हमेशा साथ देते हैं ये। और बाकी ठीक है, पढ़ो अच्छे से, बढ़िया है। बस एक बात कहूँगा, जैसे जो 12th में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि मेरा एक दोस्त था वो यूँ कहता था कि पढ़ो, एग्ज़ाम कर रहे हो, पढ़ाई चल रही है, बढ़िया चल रही है, पर इतना याद रखना कि एग्ज़ाम में बैठो उस दिन ये नहीं सोचो तुम कि यार काश थोड़ा सा और पढ़ लेते, बस वो चीज़। अब वो काश अगर सब हट जाएगा, इतनी मेहनत करो, जब भी मन बढ़ने लगे कि यार पढ़ लिए बहुत, फिर वही सोच लेना कि यार एक तो अपने को अफसोस हो कि यार काश थोड़ा सा और पढ़ लेते तो अच्छा होता। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। और वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि दरअसल में जब किसी टीचर का कोई स्टूडेंट कहीं किसी बड़े मुकाम पर पहुंचता है तो उनके लिए गर्व की इससे कोई बड़ी बात नहीं होती, और हम भी सब यही चाहते हैं। तो आप लोग खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। और हमारे यहाँ पर BM राठौर सर
जो यहाँ के न्यूज रिपोर्टर हैं। तो पीयूष सर से निवेदन करता हूँ एक बार सर आप भी आए, उनका स्वागत करें और 2 शब्द उनसे भी सुने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बीएम राठौड़ सर के। सर 2 सप्ताह हमारे बच्चों के लिए। चलो कोई बोर्ड सर को बुलाना है सर, इसके बाद गजानन जी तरुण भारती एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए सर का। और हमारे पीयूष सर से निवेदन करता हूं कि एक बार माल्यार्पण करके सर का स्वागत करें। और सर हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द आपसे हो जाए। ये लगा स्टडी जोन क्लासेस के इस मोटिवेशनल सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष संस्था के डायरेक्टर सर श्रीमान पीयूष जी सर और उनके भाई रवि जी सर जो भारतीय न्यूज चैनल के डायरेक्टर हैं, इस प्रोग्राम में उपस्थित ब्लू क्लासेस के डायरेक्टर सर श्री अजय जी सर जो जिसमें परिचित नहीं हूँ, सभी सम्मानित विद्वान शिक्षकगण, हमारे स्कूल के हिंदी विषय के व्याख्याता श्रीमती लक्ष्मी जी और सभी गार्जियंस, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न क्लासेस के स्टूडेंट्स। वैसे आज एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, पीयूष सर का कल संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और मोटिवेशनल स्पीच में तो आपके सर का कोई मुकाबला नहीं है। मैं भी उनका जो वीडियो और एफबी पर और यूट्यूब पे चैनल पे मुझे दिखते हैं, मैं उनको देखता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि पीयूष जी सर सांगोद की धरती पर एक ऐसा प्रयास जो कम पैसों में स्टूडेंट को हम अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और मैं पीयूष जी सर को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वे भी जिस प्रकार से हमने 20-22 साल पहले एक ऐसा क्षेत्र चुना जिसमें जो वास्तव में एक ईश्वरीय कार्य है। मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में किसी का निर्माण, चरित्र का निर्माण, जीवन का निर्माण, उसका भविष्य का निर्माण करना एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य है। और इस ईश्वरीय कार्य में हमारे साथ साथ श्रीमान पीयूष जी राठौड़ भी लगे हुए हैं। ऐसे पुनीत कार्य में लगने पर मैं पीयूष जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। और मुझे जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से भी नॉलेज मिलती है कि आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे अपने टीम के साथ स्टूडेंट्स को एक छोटे से लेवल से लेकर के बड़े से लेवल तक 9th क्लास से लेकर के और पॉलिटेक्निक क्लास तक के स्टूडेंट्स का कोचिंग आप सांगोद की धरती पर विपरीत परिस्थितियों में, सांगोद की धरती पर हम ज़्यादा फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं कर सकते, फिर भी सर बहुत आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। और उनकी विद्वता को तो कोई और उपमा और नहीं दी जा सकती। ऐसे विद्वान पीयूष जी सर, उनकी पूरी फैकल्टी और आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है और आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना ज्ञान से वो आलोकित करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपसे जिस प्रकार से मुझे लगा होगा शायद जब हम स्कूल क्लासेस के भी और स्टूडेंट हैं, आपके कुछ समय बाद एग्जाम आने वाले हैं, आपको सभी ने बताया होगा कि आपको पढ़ना है,
आपने सभी ने आपको बताया होगा कि आपको 6 घंटे पढ़ना है। मुझे कुछ भी नहीं बताना, मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि आपको 100% लाना है। आपको सबको पता है, आप सब लोगों ने अपने आप में तय कर रखा है कि आपको 100% लाना है। मैं नहीं बताऊंगा तब भी निश्चित रूप से आप 95% से ऊपर की लेकर के आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं आप लोगों की सांगोद में अपना छोटा सा कस्बा है और इस छोटे से कस्बे में निश्चित रूप से हमने स्टूडेंट्स ने बहुत बड़े आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने हर विषय के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर के यहाँ पर आए हैं और ऐसे 100 में से 100 नंबर लेकर के हमने पूरे सांगोद तहसील में नहीं, पूरे कोटा जिले में नहीं, हमारे सांगोद के स्टूडेंट्स का नाम, सांगोद की शिक्षा जगत का नाम पूरे राजस्थान में लहराया है। और इसी जो हमने परसेंटेज सांगोद की धरती ने दिए हैं 95, 96, 97, और मैं आप लोगों से भी आश्वस्त करता हूँ कि इन गुरुजनों ने ऐसा ज्ञान आपको दिया होगा जो आप जो पिछली जो मेरिट्स है उसको तोड़ करके उससे आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इस प्रकार से भी आपसे आशा कर सकता हूँ कि जो सांगोद की धरती शैक्षणिक नगरी से भी जाना जाती है, हमारे आसपास जितने भी कस्बे हैं वहाँ पे इतनी प्रतिशत नहीं बनती, इतना शैक्षणिक वातावरण नहीं है जितना हम सांगोद की धरती पर है। और जो 95%, 96%, 70% स्टूडेंट ने बनाया, शैक्षणिक रूप से इस प्रकार से सांगोद को जाना जाता है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि सांगोद की धरती इंजीनियर की धरती के नाम से जाना जाए, यहाँ की धरती डॉक्टर की धरती के नाम से जाना जाए। क्या आसमान से टपकते ही? एक बार बताओ, जो IAS बन रहे हैं, कोई क्या बन रहे हैं, वो क्या मतलब डाउनलोड हो रहे हैं, कोई क्या है, सब हमारे बीच में से। आपकी सांगोद की धरती से जब हमारे सर के स्टूडेंट हैं जो आज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे, जो कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है भैया, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ नहीं है लेकिन आज बहुत अच्छे मुकाम पर है। हमारा एक स्टूडेंट था, उपेश वाजपेयी नाम था उसका, 39% थी उस बंदे के 10th क्लास में, और उसने गलती से घर वालों ने उससे कहा कि बेटा तू बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि तेरे साइंस में बहुत अच्छे नंबर है। अब उसके साइंस में अच्छे नंबर थे, मैंने पूछा ये कैसे है कि सर ये मेरे को पता नहीं है लेकिन मैं साइंस नहीं लेना था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, साइंस लेना था तो आर्ट्स ले, क्या फर्क पड़ता है उससे। उसने आर्ट्स ली, 11th क्लास में वो फेल हो गया, नहीं माना वो। घर वालों ने कहा कि इसको साइंस दिलाओ, उसमें पास होगा क्योंकि इसके साइंस में अच्छे नंबर थे। अपने गांव में एक मानसिकता रहती है कि जिसमें अच्छे नंबर होते हैं उसी में ही बच्चा प्रोग्रेस करता है, लेकिन हमने उससे कहा कि नहीं बेटा तेरे को साइंस की जरूरत नहीं है, तो आर्ट्स ही रख। 12th क्लास किया, 12th क्लास में भी मात्र 52% बनी उसकी। वो कैसे बनी ये वही जानता होगा, बहुत मुश्किल से। फिर उसने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में भी भाई साहब फेल हो गए। उन्होंने कहा कि सर ये छोटी मोटी वैकेंसी है, मेरे से नहीं हो रही, मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। लेकिन उस बच्चे का मैंने हुनर देखा थोड़ा सा, उसमें क्या मैथ्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सोल्व करने की एक अजीब सी ललक थी, और मैंने और हमारी जो टीम थी उन्होंने उसको मोटिवेट किया, गाइड किया। और आपको पता है सन 2014 वाली जो SSC CGL की वैकेंसी आती है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है IB, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। उसमें ऑल इंडिया में उस बच्चे ने 6ठी रैंक प्राप्त करी, तो वो बच्चा था जिसके 10वीं में 39%। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हमारा भारत उदाहरणों से भरा हुआ है, आप बहुत बशर्ते इस बात को जानते हैं और आप खुश मिजाज हैं। हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास की एक पंक्ति में आपको सुनाता हूँ और फिर हमारे नसरुद्दीन सर को मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ जो अभी हमारे बीच कोटा की धरती से आए हैं। सुना आपने डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम? सबने सुन रखा है, कौन है? नहीं सुना? चल कोई बात नहीं, मैं सुना दे, ठीक है। डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे भारत के महान वो कवि है भैया। आप दुनिया में हर चीज को गूगल पे ढूंढते हैं, आपको पता है उनको गूगल ने ढूंढा कि ये भाई साहब कौन है जिनको हिंदी के नाम से इतना ज्यादा वर्ल्ड में सर्च किया जा रहा है। तो भैया जब सोचो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसे डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम से जानते हैं, आज वो हमारे भारत में साहित्य हिंदी जैसे विषय के एक महान वक्ता है। और अभी हाल ही में हमारे राजस्थान में एक जगह है भीनमाल जालोर,
जो एक पावन और पवित्र धरा मानी जाती है। कवि मांग का नाम आप लोगों ने सुना हो, उनकी धरती रही है वो। हमारे एक चीनी यात्री हेनसांग का नाम आपने सुना हो, वो भी हमारे उस भीनमाल में है। तो वहां पर अभी उन्होंने राम कथा का आयोजन भी किया था। जो सोचो एक इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट को पढ़ करके एक इसे ऐसे विषय में दुनिया में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कोई कम नहीं है। तो उनकी एक पंक्ति है, पहले मैं आप लोगों को सुनाता हूं, आनंद लेना, और उसके बाद हमारे नसरुद्दीन सर को बुलाना चाहता हूं। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है जो तुमको भी प्यारा है, वो हमको भी प्यारा है। और झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, अरे क्या एहसान तुम्हारा है। तो भैया ये धरती है उस दौर की, और आप लोगों की धरती थोड़ी अलग है। हमारे जो साथ हमारे साथी गुरुजन बैठे हैं, इनकी धरती थोड़ी अलग है। तो इनके लिए भी एक पंक्ति है थोड़ी सी। हमारे एक महान कवि, आज आपका दौर अलग है, इनका दौर अलग था। हंसी मजाक की बात है, सीरियस नहीं लेना, क्योंकि तुमको भी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ध्यान से सुनना कि स्कूल की दीवारों पर जा, ये उनकी बात कर रहा हूं जो पुराने सीनियर बैठे हुए हैं कि स्कूल की दीवारों पर जा, दिल बनाने वाले लड़के। सुनना भैया ध्यान से कि स्कूल की दीवारों पर जा, दिल बनाने वाले लड़के, उड़ते तीर को झेल करके खुद पर खाने वाले लड़के, और दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले। ये वो दौर है और ये आज का दौर है। और इसी श्रृंखला में मैं हमारे स्टडी जोन के इस प्लेटफॉर्म पे आवाज दे रहा हूं हमारे नसरुद्दीन सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए नसरुद्दीन सर। हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अच्छा, अब जो आप लोग बैठे हुए हो पीछे वाले बालकों में, तो ये होगा कब ये प्रोग्राम खत्म हो। ज्यादातर बच्चों में यही है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करने आया हूँ। ज्यादा बात तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी लगभग आप ही के बराबर का हूँ, है ना। बात ऐसी है, एक तो सर ने हमें मौका दिया, आपके स्टडी जोन के जो डायरेक्टर साहब हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो भी गेस्ट आए उन सबका स्वागत भी करते हैं हम। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है रिफ्रेशमेंट का, खाने वाने का भी, तो थोड़ा आराम करो, टेंशन मत लो, थोड़ी देर में फ्री करेंगे आप सबको। और उससे पहले मैं आपसे ये कहूँ कि जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये कौन आ गए, क्या मोटिवेशन है, कब खत्म होगा प्रोग्राम, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की थोड़ी बहुत फीलिंग्स, है ना। और दूसरी बात ये कि जो भी आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, थोड़े दिन के लिए उनको बोलो कि थोड़ा सब्र रखे। समझ रहे ना आप किन को बोलना है ना। अभी एग्जाम है, थोड़ी सी तैयारी करो। और रही बात, मैं बस लास्ट में एक दो छोटी लाइन बोलूंगा आप सबके लिए, उसके बाद खत्म करेंगे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कभी कोटा आओगे तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, कभी भी कभी कोटा आना हुआ तो किसी को भी फोन लगा सकते हो, है ना। दूसरी बात, मैं आपके लिए छोटी छोटी बात बता देता हूँ। एक छोटी सी शेर बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, स्पेशली किसी और के लिए नहीं बोल रहा, है ना। बोलो। अच्छा सुनो, एक कतरा होके भी तुम दरिया से जंग करते हो, तुम्हें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, तुम्हें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। हम सब दुआ करते हैं कि सलामत रहे तुम्हारी हिम्मत, एक एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो फिर आप लोग बढ़िया तैयारी करो, है ना। और टाइम का एग्जाम समय बहुत नजदीक है। बस इतना ही है कि मैं खत्म करूंगा अपनी कहानी, सर को बुलाऊंगा, फिर सर बोलेंगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारे नसीरुद्दीन सर थे। नसीरुद्दीन शाह को तो आपने फिल्मों में देखा होगा, ये नसीरुद्दीन सर थे।
और अब हमारे यहाँ पर एक बहुत छोटा बच्चा है, तुमसे भी छोटा। अब तुम इतना छोटा बच्चा क्या करेगा? तो वो बच्चा भी एक पोइम बोलना चाहता है। वेदांश राठौर, वेदांश सर, वेदांश राठौर, एक बार जोरदार तालियों से आगे बढ़ा जा। वाह क्या बात है। तो ये जोर से बच्चा, इस छोटे से बच्चे का, तो आप सोचो कि जब इस बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी हो सकती है, तो वो आप में भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शाबाश बेटा, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हो? Johnny Johnny's Papa, eating sugar, no Papa, telling lies, no Papa, opening mouth, चलो अब मुझे ये बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? चलो कान भी बता। पापा बनना चाहता है बड़ो, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बेटा। और कुछ सुनाएगा? और कुछ सुनाएगा? बस वही आती है। चलो एक बार जोरदार तालियां। और इसके बाद हमारे आधार क्लासेस से एक और हमारे श्रीमान जी हमारे बीच, राम भरत जी नागर, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। एक बार पीयूष सर माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें और हमारे बच्चों को सम्मान करें। लो सर, ये लो। सर्वप्रथम तो मैं उपस्थित मेरे देवतुल्य अतिथियों एवं उपस्थित मेरे आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और इस कोचिंग रूपी वाटिका में प्यारे प्यारे फूलों की भांति सुशोभित मेरे फूल जैसे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्टडी जोन क्लासेस सांगोद की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही पीयूष जी सर का और हमारे परम मित्र श्रीमान रवि जी राठौड़, जो कि एक पत्रकार हैं, जो समाज के ऐसे तथ्यों को उजागर करते हैं, ऐसे पर्दों को हटाते हैं और लोगों के सामने यथार्थ लाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे सभी साथी शिक्षकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस काबिल समझा। इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मेरे प्रिय विद्यार्थियों का भी। जैसा कि कई विद्यार्थी पहले से जानते हैं कि मैं भी इस कोचिंग का एक हिस्सा रहा हूं। पिछले वर्ष पूरे वर्ष मैंने भी यहाँ अध्ययन करवाया हिंदी विषय के अध्यापक के रूप में, और हमेशा मेरा दिल से लगाव रहा है इस कोचिंग से और इन बच्चों से। और मैं चाहूंगा कि प्रेम इसी प्रकार बरकरार रहे, इसी प्रकार हमेशा बना रहे। और जैसा कि विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं आ चुकी हैं, पर अक्सर हमने देखा है कि बच्चे परीक्षाओं के समय रटन विद्या करते हैं। तो आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज को आपको समझना है, क्योंकि जो चीज आप समझकर करते हो तो वह चीज हमेशा आपको याद रहती है। और रटन विद्या में तो क्या है, आदमी भूल जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक लड़का था गांव का, अंग्रेजी नहीं आती थी उसको, और उसके जो अन्य दोस्त थे वो शहर में नौकरी करते थे। उसकी भी इच्छा हुई क्यों ना मैं भी शहर में जाऊं, नौकरी करूं, पर उसके दोस्तों ने कहा भाई तुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तो किसी दोस्त ने कहा कि अंग्रेजी सीखना कौन सी बड़ी बात है, 3 शब्द याद करो जिसमें काम चल जाता है। किसी का तो भाई मुझे भी कि जब भी तुझसे कोई पहली बात कहे बोलना यस सर, जब कोई तुझसे दूसरी बात कहे तो बोलना नो सर, और तीसरी बात कहे तो बोलना थैंक यू सर। अब वो चला गया सेठ के पास, जाते सेठ ने कहा क्या तुम नौकरी करोगे? कहा यस सर। अरे उसमें कोई गलती तो नहीं करोगे? नो सर। चलो जाओ। कहा थैंक यू सर। सेठ ने सोचा एक्सपर्ट आदमी, लगा ली नौकरी पे। अब कुछ दिन उसने नौकरी की, वहां क्या हुआ, एक दिन सेठ की घड़ी गूंगी। तो सेठ ने बारी बारी से सभी नौकरों से पूछा क्या तुम्हें मेरी घड़ी मिली? तो उन्होंने तो कभी भाई साहब नहीं मिली। अब ऐसे पूछते पूछते उस अज्ञानी का, उस रटंत
विद्या वाले व्यक्ति का नंबर आया और उससे पूछा गया क्या तुम्हें मेरी घड़ी मिली है? तो वही 3 बातें रटी हुई थी। तो पूछते कि घड़ी मिली है मेरी? कहा यस सर। तो फिर वापिस दो? कहा नो सर। उसने कहा कि तुझे यहाँ से सस्पेंड करता हूँ। थैंक यू सर। तो ये होती है रटंत विद्या। तो आपको रटना नहीं है, ये आपका ये जो वक्त है आपको वैसे तो शुरू से समझकर पढ़ना चाहिए था, पर आजकल हो क्या रहा है कि बच्चों को रटाया जाता है और ये परिपाटी बहुत गलत है। आप कोई भी चीज समझकर पढ़ो, समझकर पढ़ोगे तो ज्ञान स्थायी रहेगा आपका, नहीं तो आप भूल जाओगे। दूसरी बात क्या होती है, बात परीक्षाओं की करते हैं कि बच्चे क्या है परीक्षा के टाइम पढ़ने में लगे रहेंगे, सवेरे लेट उठेंगे, फिर परीक्षा का दिन रहेगा भागते दौड़ते स्कूल जाएंगे, हाँफते रहेंगे, कांपते रहेंगे, फिर बैठेंगे। बेटा इससे तो जो याद होता है वही भूल जाओगे आप। पहले आराम से जो पढ़ना था पढ़ लिया, थोड़ी देर पहले किताबें छोड़ो, थोड़ा रिलैक्स रहो, समय से पहले पहुंचो विद्यालय में, जहाँ आपको परीक्षा केंद्र है वहां बैठो आराम से, थोड़ा अपने आप को तसल्ली मिलेगी। दूसरी बात, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि उन्हें पूरे पेपर के 20 में से 18 क्वेश्चन याद है, 2 नहीं होंगे ना जिसमें सिर ठोकने लग जाएंगे, अरे क्या करें क्या करें। अरे भाई उन 2 प्रश्नों के लिए आप 18 प्रश्नों को खराब मत करो। 18 तो याद है ना, पहले तो उनको करो, दिमाग बाद में खराब करना, नहीं तो वो भी छूट जाएंगे। तो ऐसी कई तमाम बातें होती हैं छोटी छोटी जो विद्यार्थियों को बिल्कुल याद रखनी है। एक, हम पढ़ तो रहे हैं, हमने शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन हमारे अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब ये है हम घर वालों को, माता पिता को तवज्जो नहीं देते। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बताइए कौन ढंग से बात करता है, करते हैं क्या? जबकि क्या उन माँ बाप का फर्ज नहीं, उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन आपका फर्ज होता है, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे बैठकर 2 घड़ी बात करे, लेकिन आप वो 2 घड़ी अपने माँ बाप को नहीं देकर किसको देते हो? एक निर्जीव वस्तु, एक मोबाइल को कितने घंटे दे देते हो आप? ऐसा क्यों? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता? अगर बनता है तो आप कैसे दिल से महसूस नहीं कर सकते? अपने माँ बाप की उन इच्छाओं को, उन अपेक्षाओं को, उन पर खरा उतरने का प्रयास करो। वो चाहते हमारे बच्चे पढ़े, परीक्षा आपकी होती है, टेंशन माँ बाप होती है। कई प्रोग्राम में जाना नहीं जाएंगे हमारे बच्चे की परीक्षाएं, माँ उस प्रोग्राम को मिस कर देगी, आपके लिए रात भर जगेगी। आप जब कहोगे, जब चाय बनाएंगे आपके लिए, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उनकी इच्छाओं पर खरा उतरो, उन्हें पूरा आदर दो, पूरा सम्मान दो। जब जाके वास्तव में डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता है, जहां तक इंसान प्रोफेशनल रहे, पर कम से कम अपने इमोशनल को नहीं छोड़े, भावनात्मक रूप से भी वह व्यक्तियों से जुड़ा रहना चाहिए। और जिंदगी में एक बात और याद रखना कि कभी जीवन में मैं लगता है कि यार मैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूं, लगता होगा आपको भी कभी, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में कोई किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसकी आवश्यकता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अगर किसी की आवश्यकता है आपको, आप उसके लिए महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता खत्म, आपका महत्व खत्म। इसलिए स्वयं पर ध्यान दे, स्वयं का महत्व स्वयं बरकरार रखे। ये संसार है, यहाँ सब आपको एक सीढ़ी की भांति यूज करेंगे, लेकिन आपको अपना अस्तित्व खुद बरकरार रखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पीयूष जी सर ने आज यहाँ सांगोद में जितना अच्छा आपके लिए किया है, शायद ही कोई और कर पाए। और तकनीकी क्षेत्र में इतने आगे हैं सर पीयूष जी सर, और इसी टेक्नोलॉजी उनका साथ बराबर रवि जी सर देते हैं, और जितनी विकसित टेक्नोलॉजी इनके पास है शायद किसी के पास नहीं है। और स्कूलों में तकनीकी मामले में हमारे जो तरुण भारत इंटरनेशनल स्कूल के जो सर हैं, श्रीमान श्री गजानंद जी सर, हमेशा बहुत प्रिय और हमेशा स्नेह रखा है इन्होंने मेरे ऊपर, और मैंने वहाँ विद्यापन कार्य करवाया है। ये मेरा परम सौभाग्य राहु भाग्य है। ये भी तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी और नई छोटी छोटी चीजों का हमेशा प्रयोग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात के लिए भी। एक बार दोनों के तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और एक बार ताली हो जाए आपके इन तमाम गुरुजन और हमारे मुख्य अतिथियों के लिए, जिन्होंने अपना अमूल्य और बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। और इसी के साथ ही मैं आप सभी
विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप अपने उद्देश्यों में कामयाब करे, आपके सारे मनोरथ पूरे हों, सारी इच्छाएं पूरी हों और हमेशा प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी आशा और शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बात बताई भैया हमारे सर ने यहाँ पर हमको, और आप लोगों को भी जिंदगी में उसी हिसाब से आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है, नकारात्मक नहीं सोचना है। पुराने वसूल है, उनसे आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। बचपन में आप सुना करते थे कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर, तो भैया ऐसा नहीं करना है। आप पैसा कमाओ, मेहनत करो, डबल बेड की चादर लो, उसमें लोटे लोटे फिरो। क्यों बने रहे हम किसी चीज से क्यों बने रहे भैया? तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। सोच सकारात्मक रखो, क्योंकि सपने बड़े रखोगे तो ही हम जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, नकारात्मक नहीं सोचना है। आपने ये भी सुना होगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर, ऐसे नहीं सोचना बच्चा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो कहीं भी बैठ के दाढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि उनके घर शीशे के हैं। पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नकारात्मकता में बने रह जाओगे। हमेशा अच्छा और बहुत ही प्यारा सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे मुकाम आपको मिलेंगे, बहुत सारी निराशाएं आपको मिलेगी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का आपका सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप पॉजिटिव रहे और ये तय कर लिया कि मुझे ये करना ही है, तो हम कर सकते। मैं कोटा पढ़ता था भैया, तब की बात है। हमारे कोई मिलने वाले थे, तो MBS हॉस्पिटल है वहाँ पे नयापुरा में, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे उनसे मैं मिलने गया। मेरे पास एक 24 इंच की साइकिल थी, जानते हो, एटलस की, जो हमारी दूध वाले भी यूज करते थे पहले। उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा था। उसमें एक साइड पे वो एक कांच लगा रखा था और एक साइड पे बढ़िया शानदार वाली घंटी थी। और मेरे पास जेब में मात्र 3 रुपए थे। और मैं ये सोच के गया था, हमारा वो नयापुर में कचौरी वाले भाई साहब है, रतन कचौरी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत प्रसिद्ध है, कोटा ने नाम भी कमाया भैया कचौरी में। तो मैं ये सोच कर गया कि वहाँ पेशेंट से मिलेंगे और उसके बाद हम कचौरी खाएं। ठीक, अब वहां पहुंच के तो वहां जाने के बाद पता चला कि ये साइकिल स्टैंड में लगानी पड़ती है और उसके लिए 3 रुपए। मैंने कहा अपने पास 3 रुपए, ये फिर कचौरी कहां से खाएंगे? तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये काम करते हैं, इसको स्टैंड में खड़े नहीं करते, इसको कहीं छुपा देते। तो एक रेलिंग बनी हुई थी लोहे की, मैं उसके पास जाके उसको खड़ी कर दी, ताला लगा दिया। अब वहां का एक सिस्टम चलता है कि अगर आपको साइकिल या कोई भी गाड़ी सही जगह पार्क नहीं करो तो नो पार्किंग के चक्कर में उसे उठा के ले जाते हैं। अब वो उठा के ले गए। अब मैं आया तो मेरे तो पसीने छूट गया। साइकिल 3 रुपए के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर किसी ने बताया कि नुकसान नहीं हो भैया, वो स्टैंड वाले ले गए। अब उनके पास गया मैं, तो उनके पास जाने के बाद पता चला कि भैया आप 5 रुपए लेंगे। फिर ये किस बात की थी? बस ये एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि आपने अपने रूल को तोड़ा है। अब भैया 5 रुपए तो थे नहीं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की 3 रुपए ले लो, उन्होंने नहीं लिए। अब 3 रुपए देने का भी मन कर रहा था, लेकिन कचौरी भी दिमाग में चल रही। मैं वहां से निकला। अब पेशेंट से तो कैसे मांगे यार, किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो उसे जाके बोल के 2 रुपए दे यार। फिर कहा बढ़िया नहीं लगता ना। बहुत पहले की बात है, सन 2004 की, बहुत पुरानी बात है, जब मैं कोटा आया ही था। तो भैया मैंने सोचा कि शायद सड़क पे मुझे कहीं 2 या 3 रुपए मिल जाएंगे। तो मैं नयापुरा से ढूंढते ढूंढते निकलते निकलते एक कॉलेज है, JDB कॉलेज, वहां तक पहुंच गया, लेकिन एक चवन्नी निकली रोड। थोड़ा सा और आगे गया तो वहां पे जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, उनकी एक नर्सरी थी। उस नर्सरी में एक वो जो छोटा पिकअप आता है ना, ट्रक, उसमें एक भाई साहब थे जो पौधे, जो गमले होते हैं, उन गमलों को नीचे उतार रहे थे। मैंने उनसे कहा कि भैया यार, अगर ये मैं सारे गमले आपके उतार दूं तो आप मुझे क्या दोगे? तो उसने कहा मैं आपको 10 रुपए। मैंने 10 नहीं चाहिए, मेरे को 5 रुपए दे देना। और वो बहुत खुश हो रहा है, ऐसा आदमी तो मार्केट में मिलता ही नहीं। मैंने उसके सारे पौधे उतारे, उसने मुझे 5 रुपए दिए, भागा गया वहां से साइकिल ली, लेकिन आया कचौरी खा के। तो भैया जिंदगी में सकारात्मक सोचो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हमारे लिए छोटे हैं,
लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ सिखा देते हैं कि तजुर्बा अगर आप बड़ा रखोगे तो 100% जीत मिलेगी भैया, और आपके अंदर है वो। क्योंकि घास के तिनके को तो हर कोई कुचल जाता है, अरे बहुत मुसीबत कर देता है, जब वो आंख में जाता है। तो आप छोटे नहीं हो बच्चा, आप बहुत बड़े हो। और इसी उम्मीद के साथ में हमारे 12th क्लास और 10th क्लास में जो हमारे टेस्ट सीरीज हुई थी, प्रियांश और आलोक, प्रियांश 10th क्लास का बच्चा है, आलोक प्रियांशी और आलोक दो इधर। तो इनकी जिनकी सेकंड रैंक आई तो एक बार मंच पे आ जाओ। प्रियांशी रो है, आलोक मीणा और प्रियांशी। प्रियांशी कौन है? वो नहीं है। और भैया ये हमारे पीयूष सर है, ये दिलीप जी सर को बुलाओगे। दिलीप जी सर एक बार मंच पे आए आप। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए भैया। इन्होंने दूसरी रैंक प्राप्त की, अभी जो हाल ही में टेस्ट सीरीज हमारे स्टडी जोन क्लासेस में चली थी। दूसरा नहीं है क्या बच्चा, क्या नाम था? प्रियांशी नहीं है? चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपको पता है कि आपका पेपर बहुत जल्दी आने वाला है और आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि ऐसा करना बेटा, वैसा करना, लेकिन कुछ नहीं भैया। सुकून की सांस लेकर के आराम से आनंद से पढ़ाई करो, रटना बिल्कुल नहीं है। और कभी जरूरत पड़े आप लोगों को तो आपके गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेना। ये आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं। और पीयूष सर का जो मैंने आज जोश जज्बा जुनून देखा, तो उसको देखते हुए मैं सारे बच्चों से पीयूष सर के लिए एक ही बात कहूंगा कि कलंदर कभी संगमरमर के मकानों में नहीं मिला करते, कलंदर कभी संगमरमर के मकानों में नहीं मिला करते। अरे ये वो देसी घी है जो बढ़िया के दुकानों में नहीं बिका करते। तो भैया बहुत ही शानदार और अद्भुत छवि के धनी हैं हमारे पीयूष सर, जिनका व्यक्तित्व कांच की तरह साफ है और एक सादगी में जीने का उस व्यक्ति का अंदाज है। और आप लोग, सबसे खुशी की बात है कि आप उनके पास हैं। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं हमारे पीयूष सर से निवेदन करूंगा कि एक बार वो मंच पर आए और हमारे बच्चों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे पीयूष सर के लिए। लगा दो हाँ लगा दो, ये वाईफाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, पहले तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रोग्राम में मजा आ रहा नहीं आ रहा? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कोटा की पूरी टीम के लिए। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि जो बनवारी सर है इतना खतरनाक तरीके से माहौल बना रहे इस प्रोग्राम का, तो ये आर्ट एंड कल्चर में क्या माहौल बनाते हैं, वही कंपटीशन एग्जाम का। इस माहौल से कंपटीशन एग्जाम कैसे फाइट नहीं हो सकता, आर्ट एंड कल्चर कैसे आ नहीं हो सकती? केवल बनवारी सर ही नहीं, बाकी की जो टीम है, पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ाने वाले, पहाड़ नदियां सब पढ़ाने वाले धुरंधर खिलाड़ी यहाँ पे है। मैथमेटिक्स के जादूगर नसरुद्दीन सर, पूरी टीम कोटा की बेस्ट टीम, एक नंबर टीम कोटा की कंपटीशन किस सेक्टर की दुनिया की, आज अपने बीच में इस प्रोग्राम में आई है। और वो हर फील्ड में जबरदस्त है, पढ़ाने में जबरदस्त है। और जब प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे आपको मजा आ रहा होगा। ये भी जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ पे आज सर की वजह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। तो अपन को भी जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ना है और एक अच्छा मुकाम अपन को हासिल करना है। मैं तो लगातार 2 सालों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जो स्टूडेंट 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो मैं तो तुम्हें बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैं इतना बता नहीं पाऊंगा और बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे गेस्ट यहाँ पे है तो अपन इनकी बात सुने। मेरी बात तो तुम पिछले 2 सालों से यहाँ पे सुनते आ रहे हो, ठीक है? तो अब इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए स्टेज पे मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है, तो बिल्डिंग एक अच्छी बिल्डिंग तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। अगर बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग खतरनाक चमकेगी और बड़े आलीशान लगेगी। तो मेरे भी जीवन का नींव मजबूत करने का जो काम किया है वो सर आज मेरे इस प्रोग्राम में अपने सबके इस प्रोग्राम में आज हमारे बीच में आए हैं। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ ऐसी शख्सियत को, दिलीप जी जैन सर, डायरेक्टर ऑफ नीतिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
क्लास 8 से क्लास LKG से क्लास 10 तक की मेरी स्कूल एजुकेशन जो रही है सर के मार्गदर्शन में रही है, और आज जो कुछ मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो दिलीप जी सर का है। तो दिलीप जी सर आप बच्चों को गाइड करें। सभी कोटा से यहाँ पधारा हुआ मेहमानगण, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ। थैंक यू। कोचिंग का नाम सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है। हम अच्छी तरह जानते कोटा के अंदर जो सुसाइड कमिट करने का जो प्रोग्राम, जो बड़ा एक दुखद विषय होता जा रहा है हमारे लिए, क्यों होता है ऐसा? मैं स्वयं 60 की उम्र हो गई है, पर मैं भी जब प्री मेडिकल अभियंकर कोचिंग क्लासेस इंदौर में चला करती थी, जूनी इंदौर में 4 पीरियड होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। क्लास शुरू होने के पहले 10 मिनट हमें जो हमारे सीखे अभियंकर थे वो लाफिंग करवाते थे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, लाफिंग PMT कोचिंग के अंदर, केवल किस लिए कि हमारे दिमाग से प्रेशर रिलीज हो जाए। 2 पीरियड होने के बाद फिर से वही प्रोसेस अपनाते थे। कोटा के अंदर न जाने क्या होता है, मैं नहीं जानता, समझ में नहीं आता। ये बच्चों की जान क्या इतनी सस्ती हो गई है कोटा में। एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रता धर्माप्नोति, धनात् धर्मतः सुखम। विद्या विनय देती है। विनय हमारे अंदर जब आत्मसात हो जाता है तो हमें पात्रता आ जाती है, और पात्रता धनार्जन के लिए सुखद मार्ग प्रशस्त कर देती है, और धन से हम धन कमा पाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। हमारा स्वभाव भी कुछ ऐसा हो गया है, दूसरों के मामले में तो हम वकील हो जाते हैं, और खुद पे आन पड़ती है तो हम जज पड़ जाते हैं। खुद के मामले में वकील बन जाते हैं, दूसरों के मामले में जज बन जाते हैं। बड़ा आसान होता है दूसरों की गलतियां निकालना। एक मैडम पढ़ा रही थी, 100 तक गिनती लिखी, 99 की जगह उसने 0-9 लिखा, जानबूझ के। जब बच्चों से पूछा बताओ इसमें क्या कमी है, बच्चों ने कहा कि मैडम 99 की जगह आपने 0-9 लिखा है। मैडम ने कहा यही हमारा स्वभाव बन गया है, 99 अंक मैंने सही लिखे, वो तुमने नहीं देखा, केवल 1 अंक मैंने गलत लिखा, तुमने देख लिया, उसको गौर किया और उसको बोल भी दिया। हमेशा हम देखें गलत क्यों गलत, क्योंकि गलत जानबूझ के भी गलत किया जा सकता है, कि उन गलतियों को अगर हम नजरअंदाज कर जाएं तो जीवन बड़ा सुखद। तनावग्रस्त रहकर ये कोचिंग पढ़ना, मैं तो कहता हूँ मस्ती से पढ़ो। ये एक और मेरे को दृष्टांत याद आ रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक मैडम थी, वहाँ के जो कोई मतलब जो प्रिंसिपल थी, उसका इंटरव्यू में देख रहा था। उसके बोर्ड क्लासों में 57% के लगभग बने थे। ये अंक पैमाना नहीं होते हमारी सफलता के। कोई जरूरी नहीं है 95 या 97% पाने वाले, उतना प्रेशर उनके दिमाग में बन जाता है कि फिर वो परिणाम कुछ दुखद हो जाता है। अपने आप को बहुत मस्ती से पढ़ो, जो याद होता है हो। सारे के सारे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, सारे इंजीनियर, अगर इंजीनियर बने, जो इंजीनियरों की हालत
जयपुर के अंदर ऐसा बोलते हैं, पत्थर उछालोगे तो वो भी किसी बीटेक के ऊपर जाके गिरेगा। इतने इंजीनियर भरे पड़े हैं। और जो तीसरी और सबसे विशिष्ट बात, ऐसा जॉब, क्या काम का, जो माता पिता से दूर कर दे। मेरे जो रिलेशन में हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2 बच्चे, जिंदगी में उन्होंने खूब पढ़ाया, पूरा पैसा खर्च किया उनके लिए। एक अमेरिका में है, एक कतर में है। दे आर अर्निंग, इतना बेइंतहा पैसा कमा रहे हैं। उनकी मम्मी अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले मर गई, वो नहीं आ पाए। ये विडंबना है। माता पिता बड़े शौक से, तुम में से भी कई बेंगलुरु भी जाएंगे, पुणे भी जाएंगे, मुंबई भी जाएंगे, सब जगह है, हो सकता है कुछ अवरोध चले जाए। परिणाम क्या होगा? बाहर जब जाते हैं ना, तो हमारी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है, और कमाए और कमाए और कमाए, और कमाने में हम माता पिता से दूर होते चले जाते हैं। जब कभी यहाँ का आओगे सांगोद में, तो पसंद नहीं करोगे, अपने ही गांव में तुम अजनबी बन जाओगे। वो परिस्थितियां भी मत आने। प्रयास करो। ये जरूरी नहीं है 20 लाख का पैकेज और 25 लाख का पैकेज हो, नहीं। प्रयास ये करो, माता पिता के साथ रहने का प्रयास तुम्हें अंतिम समय तक मिले। ये एकल परिवार से मतलब समझते हो, तुम में से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो अपने दादा दादी के साथ रहते। ये प्रक्रिया अब इतनी सशक्त हो चली है, शादी होती है, बेटा अलग हो जाता है, माता पिता करें तो क्या करें? और ये कहाँ तक चलेगा? कभी सोचा है? अभी जो दृष्टांत हम देखते हैं, भगा दिया, और ये अनाथाश्रम, और ये क्या है? ये कोई विदेशों का तो आके नहीं रह रहा वहां पे, कोई पाकिस्तान का या कोई नेपाल का आके नहीं रह रहा। वो सब हमारी बुजुर्ग हैं, जिन्हें हमने अवहेलना करके वहां पे ले जाके रखा हुआ है। प्रयास करें हमारे किसी बुजुर्ग की आंखों में आंसू नहीं आए। पैसा क्या है, कमाया नहीं कमाया, लेकिन अगर तुमने अच्छाइयाँ कमा ली। एक श्लोक भी आता है, जिस घर में हमारे बुजुर्ग मुस्कुराते हुए दिख जाए, समझ लेना वो सबसे किसी धन्यवाद व्यक्ति का घर है। माफ करना, मेरे को तो आदत है बोलने की, कुछ तो भी बोल जाता हूँ मैं। प्रयास करें, एक अपनी वाणी ऐसी रखे संयमित, किसी को तकलीफ नहीं हो, बहुत आवश्यक होता है। हम बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बोलने के मामले में किसी से कुछ भी बोल जाते हैं। शब्दों का जो घाव रहता है, वो शस्त्रों के घाव से ज्यादा गहरा रहता है। शस्त्र के घाव भर जाते हैं, कहीं भी चोट लगे कुछ भी भर जाएगा, विदिन ए वीक, विदिन ए मंथ। लेकिन शब्दों के घाव, एक शेर था, एक लकड़हारा था, जंगल में जाया करता था, लकड़ी काटता था। शेर मिल गया लकड़हारे को, दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ में जंगल में जाता, लकड़ी काटता, मदद करते एक दूसरे की, लेके आ जाता। एक दिन लकड़हारे ने शेर से कहा, यार मित्र, तुम तो मेरी इतनी प्रकार की मदद करते हो, आज चलो मेरे गांव में, चलो मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुमको खाना खिलाएगी। शेर ने कहा, यार मान जा, मैं यही ठीक हूँ। लकड़हारा जिद करने को, नहीं नहीं, चलो मेरे साथ चलो। आगे आगे लकड़हारा, पीछे पीछे शेर। लकड़हारे के पत्नी ने जैसे ही शेर को देखा, उठ पटांग, बोले क्या ले आए, ये मांसाहारी जंतु है, ये है वो है वो है, और इसको जहां वहां फेंक किया, और ये और वो। लकड़हारे ने उसकी पत्नी को कहा, यार मैं स्वयं उसको बुला के लाया हूं,
अब जब वो बाहर आया तो शेर वहाँ से चला गया था। 2-3 दिन तो लकड़हारा भी शर्मा शर्मी में रहा। चौथे दिन वो जंगल में गया। जंगल में गया तो उसने शेर ने लकड़हारे से कहा, ऐसा कर, तेरे पास जो कुल्हाड़ी है ना, उससे मेरे सिर पे मार। लकड़हारे की सिट्टी पिट्टी घूम कि भैया मैं तेरे सिर पे कैसे मारूं? मार नहीं तो मैं तेरे को अभी यहीं निपटा दूंगा, तेरा मरण आज तय है। लकड़हारे ने उसके सिर पे एक कुल्हाड़ी मारी, घाव हो गया, खून बहने लगा। शेर वहां से चला गया। लकड़हारा निरंतर लकड़ी लेने जाता रहा। 1 महीने बाद शेर पुनः उसके सामने आया। उसने कहा, देख, मैं तेने जो कुल्हाड़ी मारी थी, सर में अभी उसका घाव है। लकड़हारे ने कहा, नहीं, मिट गया। कि देख, ये तेरी कुल्हाड़ी का घाव तो मेरे सिर से मिट गया, लेकिन तेरी पत्नी ने जो बातें कही है वो मेरे अंदर से नहीं मिट पा रही है। आज के बाद तो तेरे तरीके से आना, मेरे सामने आ गया तो गया। शब्द के घाव ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, शस्त्र के नहीं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे नंबर आए। प्रयास ये करना, बहुत ज़्यादा दूर मत जाना। दूर जाने वालों को बुलाने में, कहने में, आवाज़ देर में, लौटने में काफ़ी देर हो जाती है। आसपास रहना, नौकरी तुम्हें निश्चित मिलेगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा कर लोगे, ऐसी मनोकामनाएं। थैंक यू। जय। तो भैया, अभी दिलीप सर ने बहुत ही प्यारी बात कही आप लोगों से, और आपको बात समझ में भी आई होगी कि भाषा और अपनी शैली का हमेशा सकारात्मक प्रयोग करें। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो उससे मुस्कुरा के अगर आप बात करते हो, खुश रह के बात करते हो, तो आपको पता है सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारे कबीरदास जी महाराज का एक दोहा भी आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए। नहीं सुनते तुम? कबीरदास जी को नहीं सुना? जानते हो अच्छा आप कबीरदास जी कौन थे? कौन थे? कवि थे। क्या करते थे? क्या लिखते थे? आप जानते हो भैया, कबीरदास जी एक वो शख्सियत थे जिन्हें इतिहास में निर्गुण भक्ति धारा का एक संत माना जाता है, जिन्होंने कहा था कि राम भी है, रहीम भी है। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों को यह समझाया कि जाति पाति धर्म ऐसे भेदभावों के बारे में कभी बात नहीं करनी है। लेकिन आपको पता है भैया, जो इन चीजों को समझ पाया है वही इंसान है। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने लिखा है कि जाति पाति भेदभाव के आडंबर में हम क्या क्या गवा बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमारे कबीरदास जी महाराज ने जिंदगी में लोगों को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने मस्जिद में जाके मौलवियों से कहा कि आपके चेहरे पे मौलाना साहब जो चमक दिखाई देती है ये किसी धर्म की नहीं है, यहाँ पे खाने वाली चीजों की है जो आप घी तेल में खाते हो। मंदिरों में जाके पंडितों से कहा कि आपके चेहरे पे जो चमक है वो यहाँ पर किसी धर्म भक्ति की मुझे दिखाई नहीं देती। ऐसी कई बातें उन्होंने लोगों से कही। कई बार उनको ताने भी सुनने पड़े। और जब हमारे कबीरदास जी की मृत्यु हुई तो जिस आदमी ने पूरी जिंदगी लोगों को यह समझाया कि इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनकी मृत्यु पर भी राजनीति प्रारंभ हो गई। और हिंदुओं ने कहा कि हम कबीरदास जी को जलाएंगे और मुस्लिम लोगों ने कहा कि हम कबीरदास जी को दफनाएंगे। तभी आकाश से आवाज आई कि बेटा मैं पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में, इसी ज़िद्दात में आप लोगों से लड़ता रहा, आप लोगों से कहता रहा, और आज भी आप इसी उलझन में पड़े रहते हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ना तो मुझे जलाओ ना मुझे दफनाओ, एक बार मेरा कफन उठाकर देखो। तो जैसे उनका कफन उठाकर देखा, वहां कबीरदास नहीं थे, वहां पर गुलाब और चमेली के फूल थे, जिनमें से आधे हिंदू ले गए तो आधे मुस्लिम ले गए। तो दुनिया में ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं भैया जिन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपना बलिदान दिया और ईश्वरीय शक्तियों से आपको परिचित कराया। तो आप लोग भी वास्तव में बहुत प्यारे और अच्छे बच्चे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है।
आज आपका मनोरंजन का दिन है, कीजिए। और परीक्षाएं भैया कभी खत्म नहीं होती है, जिंदगी भर चलती रहती है। ये कॉपी भरना ही महज एक परीक्षा नहीं है, महज एक कागज है। जिंदगी की जंग में अगर हम जीत गए तो सिकंदर है भैया, वरना यहाँ लाए क्या थे और ले जाओगे क्या। क्योंकि मरते वक्त जब सिकंदर को जिस ताबूत में, हमारे अरेबिक वर्ड होता है ताबूत, उसमें शरीर को ले जाया जाता है, तो उन्हें कहा था सिकंदर ने कि जब मुझे जिस ताबूत में ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना, ताकि पूरी दुनिया ये सबक ले सके कि विश्व विजेता सिकंदर जब दुनिया में आया था तब भी खाली था और गया था तब भी खाली था। तो अपने माँ बाप का मन जीतो, अपने माँ बाप का दिल जीतो, अपने गुरुजनों के लिए स्ट्रगल करो, अपने गुरुजनों के लिए संघर्ष करो, और इस दुनिया में एक अपना किरदार एक अमिट स्याही की तरह छोड़कर जाओ कि इतिहास के पन्ने में अगर कभी हमारा नाम आए तो आप के बारे में जब लोग बात करें तो सकारात्मक बात करें। क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मैं इसी उम्मीद में हमारे पीयूष सर का और पूरी तमाम टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष आग्रह नहीं, सर ने केवल हर्टली बोला था कि सर एक बार आप लोग आ जाइए, तो हम आए, और आगे की मैं बागडोर सर को संभालना चाहता हूं, और अब हम यहां से प्रस्थान करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत आगामी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से क्लियर करे, क्योंकि हमारे एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार सर के लिए जोरदार ताली चाहिए। तो सर के लिए दो शब्द में कहना चाहता हूँ कि सर टाइम निकाल के, बहुत बिजी शेड्यूल सर का रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और आज इस सांगोद की धरती पर ये हमारे बीच में आए। और आशा करता हूँ ये जब भी अपना प्रोग्राम होगा सर 1 by 1 बार बार जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अपन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं जो इस सांगोद की धरती पर मैथमेटिक्स के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और स्टूडेंटों के बीच में काफ़ी फेमस है, और अपने जादू से ये मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को बहुत आसान बना रहे हैं। तो मैं स्टेज पे इसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर कुशाल नंदवाना जी सर, डायरेक्टर ऑफ उड़ान क्लासेस सांगोद। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और मैं राम बर्रे जी सर से निवेदन करना चाहता हूं सर का माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। सेल फोन याद हो नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बुला लो मोहित जी को, मोहित जी बढ़िया बोले। अरे आप भी दो साथ अच्छा, मैं बैठ बोलूँगा? करो एक जगह के लिए। सभी सम्माननीय लोगों को मेरा नमस्कार। और वैसे तो काफ़ी सब बच्चे यहाँ जानते हैं, है ना। मैं आपका ज़्यादा अमूल्य समय तो वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। तो आपको एग्ज़ाम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बस ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता अभी तो मैं। तो बीच में इस प्रोग्राम के बीच में अब थोड़ा माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कहाँ तक सुने ऐसा लग रहा है। तो इसी के बीच में एक डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अनुष्का पंजोलिया को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अच्छा, तो भैया आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर कोई आप में से जोक करना चाहता हो, ड्रामा करना चाहता हो, जोक सुनाना चाहता हो, हाँ बच्चा होना नंद होना, हाँ चलो ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और शख्सियत
जो सांगोद में साइंस के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी अच्छी वो साइंस पढ़ाते हैं, बच्चे काफ़ी फैन उनके हैं। तो मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ उड़ान क्लासेज सांगोद के मेंटोर मोहित जी सुमन सर को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मोहित जी सर। और मोहित जी सर से का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ चंद्रेश जी कुशवाहा सर, जो कि जादूगर है राजस्थान जी के सांगोद के। अभी फैकल्टी आपने देखी थी कोटा की, अब सांगोद की फैकल्टी में यहाँ पे वारी की है। अब मैं मोहित जी सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जलवे आप बिखेरे हैं यहाँ पे और उसमें ढक दे बच्चों को। पीयूष सर का बहुत बहुत धन्यवाद और इस भव्य मोटिवेशन सेमिनार के लिए भी। आप लोगों के एग्ज़ाम निकट हैं ही सही, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी दे दी है लगभग सभी ने, और सिलेबस आप लोगों का पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। आप लोग मेहनत भी अच्छी कर रहे हो, जो आपने अच्छा करा है आपको ज़रूर उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। और आप लोगों को एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखें और जो आपकी पढ़ाई में जो बाधाएं आती है उनसे आप थोड़ा दूर रहें, जैसे फ़ोन, टीवी, इधर उधर बैठना उठना, अब आप लगभग पूरा उसको छोड़ दें और अपनी पढ़ाई पर ही पूरी तरीके से ध्यान दें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ, अच्छी परसेंट आपके बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम की। हाँ भाई, अगर आप में से भी कोई ऐसी शख्सियत हो जो पढ़ाई के टाइम में बच्चों को मोटिवेट करना चाहता है, आप तो खुद मोटिवेट हो सही और आप भी करना चाहते हो, तो उसको स्वागत सबसे ज्यादा होगा। है कोई ऐसी आत्मा? हाँ, फैजान सर आएंगे भी, ठीक है। सबसे खतरनाक टैलेंट सबसे लास्ट में दिखता है, ठीक है। तो भैया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे पिछला जो बैच चला था 12th के एग्जाम के बाद पिछले सेशन का 2022-23 का, उस सत्र में हमारे पास एक बालिका आई थी, काफी बालक बालिका आए थे, एक ही नहीं बहुत सारे आए थे, लेकिन उसने जिसने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करी, हमारी बात मानी, जो प्रैक्टिस सीट यहाँ पे मिलती थी उसकी अच्छे से तैयारी करी और उन्होंने राजस्थान के अंदर बीएसटीसी के एग्जाम में 411 नंबर प्राप्त कर इस सांगोद की धरती का नाम रोशन किया है। जीआर राठौर का मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जीआर राठौर। और जीआर राठौर का स्वागत सम्मान करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं रीना मैन को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज रीना मैन। वो ट्रॉफी भी दे देना एक बड़ी वाली। दो सब, चार सब। तो भैया आपको इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। जब 12th का रिजल्ट आया था तो 12th के रिजल्ट में भी 90+% सांगोद की धरती इनके आर्ट्स स्ट्रीम में बनी थी, तो पढ़ने में ये कमज़ोर किसी भी तरीके से नहीं थे। बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग 8 से 10 लाख स्टूडेंट ओवरऑल राजस्थान में बैठते हैं और 25,000 सीटें रहती है। 8 से 10 लाख स्टूडेंट में से 25,000 के अंदर आना एक बड़ी बात है और उन्होंने यहाँ पे ये अचीवमेंट करके दिखाया। इनके बहुत से साथी थे जो कोटा भी गए थे तैयारी करने बीएसटीसी की, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इन्होंने सांगोद की धरती में पढ़कर सिलेक्शन दे दिया अपने आप को और अपने माता पिता को और इस संस्थान को। तो अगर आप भी इनकी तरह मेहनत करोगे, लेकिन मैंने बहुत जोश जज्बा इनके अंदर देखा, टाइम टू टाइम भी काम करते थे, टेस्टों में भी इनकी अच्छी रैंक आती थी, तो उसका नतीजा होगा। अब यहाँ पे आपने भी देखा अपने बीच में सुबह मीणा जिस सर आए थे, अब तो सर हो गए, पहले अपने स्टूडेंट थे और अब सर हो गए तो सर के तरीके से उनसे बोलना पड़ेगा।
मैंने आपको बता भी रखा है क्लासों में, लेकिन बहुत से गेस्ट आज हमारे बीच में हैं जिनको ये बात पता नहीं थी। जब ये बंदा, ये बालूहेड़ा चौकी के पास धोटे गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। सुबह मीणा जो पॉलिटेक्निक करने आया था 10वीं क्लास के बाद से, इसके 10th में 52% थी, 52%। और एसटी का बंदा था, रिजर्वेशन था, तो इसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 में एडमिशन हो गया। नहीं तो कॉलेज 80% के ऊपर वालों को मिलता है। अब हो गया 52% वाला बंदा कॉलेज में पहुंचा, और जब ईयर वाइज सिस्टम था, अभी प्रेजेंट टाइम में सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो चुका। ये बंदा 10 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। 10 सब्जेक्ट चलते थे ईयर वाइज में, अभी 5 सब्जेक्ट चलते हैं सेमेस्टर वाइज में। ऐसा बंदा जिसके 52% थी, 10 में से 8 सब्जेक्ट में फेल हो गया। और जहां पे भी अपन कोचिंग संस्थान पहले अड़ता में चलती थी, अब सांगोल में चल रही है, तो वहां पे भी इसी प्रकार का मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित करवाया था। और जिसमें ये आरसीएम सर ये आए थे, आज तो पूरी टीम आई है, उस सेमिनार में आरसीएम सर आए थे और बाकी स्टडी जोन क्लासेस की फैकल्टी टीम थी। इस मोटिवेशनल सेमिनार ने इस बच्चे के दिमाग में इतना इफेक्ट डाला, ये बच्चा लाइफ में इतना चेंज हुआ, 2nd ईयर और 3rd ईयर में उसने अपनी ब्रांच टॉप कर दी सिविल इंजीनियरिंग में, और 1st ईयर की बेके भी क्लियर कर ली। ऐसा बंदा जिसके 52% थी, 1st ईयर में 8 बेक लगी थी, 10 में से 8 सब्जेक्ट में फेल था, और 2nd ईयर 3rd ईयर में तो अपनी ब्रांच टॉप कर दी। तो बंदा तो वही था, लेकिन चेंज हुआ नहीं हुआ। उसने सोचा कि हमें जीवन में कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो उसने लक्ष्य निर्धारित किया और वो आगे बढ़ा। और जब ये मैंने कहा भैया आप तो सिविल से, इसने डिप्लोमा किया था, सिविल से पॉलिटेक्निक की थी। सिविल की बेस्ट कोचिंग जो होती है पॉलिटेक्निक वालों की, वो अलवर में होती है। मैंने कि किसी भी बात पे आप ध्यान मत दो, और अलवर में जाओ, वहाँ पे रूम किराया लो और वहाँ पे जबरदस्त मेहनत करो। इस बंदे ने जैसा मैंने कहा वैसा किया, और ये बंदा आज प्रेजेंट टाइम पे WRD विभाग में स्थान, ठीक है। और दिलीप जी सर ने एक बहुत बड़ी बात आपसे बोली है कि घर से दूर मत जाना, माता पिता से दूर मत जाना। इसके चक्कर में मैं जिंदगी में 3-4 गवर्नमेंट नौकरियां छोड़ चुका हूँ, क्योंकि वो नौकरियां जो लगी थी वो घर वालों से दूर लगी थी। और प्रेजेंट टाइम में जो मेरी जॉब है वो घर के पास ही है, इसलिए वो जॉब मैंने प्राप्त करके वहां पे मैं जाता हूँ। घर वालों से दूर जाओगे, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। दाल रोटी मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा पैसा हुआ क्या करोगे? अचार डालोगे क्या उसका, जिससे अपना काम चल जाए, अपना गुजारा चल जाए, दाल रोटी बढ़िया मिल जाए, जिंदगी मस्त हो जाए, फैमिली के साथ अपन रहें, सारे रिश्तेदारों के प्रोग्राम में अपन जा सकें। जब तुम इधर उधर अमेरिका कतर उधर जाना कहाँ जाओगे, एक भी रिश्तेदार का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते, फैमिली के प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते। ऐसी जिंदगी का क्या जीना? बाद में मरने के बाद उन्हीं पैसों पे सांप बन के बैठोगे, क्या काम आ रहे हैं ऐसे पैसे? सुनते रहे ऐसी खबर है। तो भैया जॉब करो तो अपने घर के आसपास ही बहुत जॉब है, चाहे 1st ग्रेड टीचर हो, 2nd ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, JN हो, सब अपने आसपास होती है। तो ऐसी जॉब को आप सेलेक्ट करें कि फैमिली के साथ रहे, जिंदगी बढ़ जाए, रंगीन जिंदगी रहे और अपना काम भी चलता रहे, पैसा भी आता रहे, ठीक है। नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो कि पैसे के लिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा को कायम रखो और आत्मा को इधर उधर भटकने मत दो, जिसमें गलत जगह तो भटकने मत दो, वरना वो आत्मा घुस जाएगी तो भारी पड़ जाएगी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ लक्ष्मी मैम को, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अरे आओ तो सही, माला तो पहनो। तो लक्ष्मी मैम लास्ट में डांस करेंगे, वो नहीं आ रहे थे यहाँ पे बोलने, ठीक है। हाँ बच्चे करो डांस, अभी करो, चलो ठीक है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए लक्ष्मी में थोड़ी देर में आएगी, टाइम लेके बड़े तैयार हो आके। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं और अच्छी तरीके से बायोलॉजी को हैंडल करते हैं, और आप में से कुछ स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया भी है। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सुनीता मैम। सुनीता मैम आए और सुनीता मैम के स्वागत सत्कार के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ लक्ष्मी मैम को। अब लक्ष्मी मैम को भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज लक्ष्मी मैम एंड सुनीता मैम।
उधर जाओ। अब मैम बच्चों को गाइड करो आप एग्जाम के लिए, इन्हें कुछ मोटिवेट कर दो ताकि 2-4 नंबर ज़्यादा आ जाए। हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते हैं। मैं सिर्फ सुनीता गौतम, मैंने बायोलॉजी पढ़ाया है इनको, मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कंपटीशन का युग तो चल ही रहा है, तो उसके लिए हमारा बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती है ना 8, 9, 10, 11, 12, हम इनको इतना लूजली ले लेते हैं कि जब हमें भविष्य में कंपटीशन एग्ज़ाम देना होता है ना, तो हमें बाद में याद आता है कि हमने 8th अच्छे से नहीं पढ़ी, 9th अच्छे से नहीं पढ़ी, 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, 12th अच्छे से नहीं पढ़ी, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इन्हीं का ही निचोड़ आता है, हमें लास्ट में याद आता है। इसलिए मैं आपको पहले से बोलना चाहती हूँ कि ये जो क्लासेस है ना, इनको अच्छे से पढ़ लो, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और तो आप सब मुझे जानते ही हो पहले से, ठीक है ना। और ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो सभी अच्छे से तैयारी करके दीजिए, और फिर अच्छे से तैयारी करके दोगे तो रिजल्ट भी अच्छे से रहेगा। एक और बात बहुत अच्छी बोली थी सर ने, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि हम जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो ये क्लासेस पढ़ते हैं, तो उसमें हमें अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते, यानी कि अनुशासित तरीके से नहीं करते हैं। तो अगर हम अनुशासित तरीके से करेंगे स्टडी, तो भविष्य में रिजल्ट भी अच्छा ही रहता है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार आपका सर, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मेरा पहली बार जो मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी वो यहीं से ही करी थी। इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। हाँ भैया, आग तो बराबर लग रही है ना? लग रही नहीं लग रही? अरे आग तो लग रही ना, घी डालने का काम बराबर करते रहना, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब तो यार मेहमान ही बीत के नहीं बीते, बहुत खतरनाक इंसान आएंगे अब, ठीक है। तो भैया अब आपके बीच में जो शख्स आ रहा है, ठीक है, वो बंदा, उसके बारे में पहले मैं कुछ रूपरेखा तैयार कर देता हूँ ताकि माहौल बढ़िया बन जाए, ठीक है। तो जो शख्स आपके बीच में आ रहा है, ये इस कोचिंग संस्थान में, हालांकि अपने आप नहीं है, तो मेरे द्वारा बुलाए गए थे। क्लास 8 के लिए जब साइंस की जरूरत थी तो हमने टीचर को याद किया, लेकिन जब सर इन्होंने पढ़ाया, तो जब सर क्लास में पढ़ाते तो मैं उधर ऑफिस में बैठा रहता हूँ, तो मैं बातें सुनता रहता हूँ क्या पढ़ा रहे। सुनता तो नहीं हूँ, अपने आप कानों तक आ जाती है, तो बंद तो कैसे होएगी वो, ठीक है। तो सर की जो पढ़ाने की स्टाइल थी, पढ़ाने का जो तरीका था, मैंने वो लगा यार कि जिस बंदे की क्वालिटी है और इस बंदे की टेक्निक है, ये 8 क्लास को पढ़ाने वाली नहीं है। ये बंदा 12th के लायक, 10th के लायक ऐसा बंदा है। तो इन सर को मैंने डायरेक्ट कहाँ पहुँचाया, कहाँ कुदाया, मैंने कहा सर आज 8 छोड़ो, 8 तो कोई भी पढ़ा लेगा, किसी से पढ़वा लेंगे, आप कूदो कहाँ पे, 12th में 11th 12th में कूदो, और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आप डील करो, आप सांगोट में बेस्ट कर सकते हो और एक टॉप रिजल्ट आप सांगोट की धरती पे दे सकते हो बायोलॉजी के सेक्टर में। और मेरी गारंटी इस साल 12th का जब रिजल्ट आएगा, तो सांगोट की धरती पे बायोलॉजी के खिलाड़ियों का जलवा बिखरेगा। बिखरेगा नहीं बिखरेगा नमूनो? बिखरना चाहिए। तो ऐसी शख्सियत को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज फैजान सर। तो फैजान सर का स्वागत सत्कार करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँ रवि सर को। रवि सर को बहुत देर होगी बैठे बैठे, इनको भी आना पड़ेगा। आइए स्वागत कीजिए।
बहुत बहुत अभी तो आपका टाइम। ये गाना वाना शेरो शायरी सब सुनाएंगे आज। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शेर सुना है? नहीं सुना? अच्छा चल एक और सुना होगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। देखिए आज हमारे सामने जो हमारे अतिथिगण थे, जो हमारे गुरुजन थे, इन सब में मैं सबसे छोटा हूँ और एक नाचीज जिसे कहा जाएगा। सर ने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी, हालांकि हम कुछ नहीं है। मैं आपसे बस थोड़ा सा बड़ा और इनसे बहुत छोटा हूँ। लंबाई बड़ी है बस, ये जो टांग है ना इसके नीचे माथा नहीं, बाकी और सब ठीक है। असल में आपसे जो आज मैं यहाँ हूँ उसके पीछे गुरुजनों का हाथ है। हम भी जब पढ़ते थे इसी कोचिंग पे मैं पढ़ा हूँ, जैन क्लासेस पे, तो खैर तारीफ तो मैं क्या ही करूँ, फिर हूँ भी नहीं मिस लाया। हमारे फिजिक्स के सर थे प्रदीप जी सर, उन्होंने एक बार मेरे से कहा था कि सर मतलब फैजान कितने परसेंट थे 10वीं में? मैंने कहा सर इतनी 73। सर ने कहा था कि 12th में उल्टा हो जाएगा 37। तो हम बिल्कुल क्लास में पीछे बैठने वाले, जैसे आप अभी बैठे हो। आप ये यहाँ आगे लड़कियां बैठती हैं क्योंकि लड़कियां हमारे हमेशा समाज में टॉप करती हैं। आपको भी पता है हमारे कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग चल रही है, एक भी लड़का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लड़के लोग नौकरी लगना नहीं चाहते, लगना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। तो वो तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो पीछे और पीछे भी वो जो अलमारी में है वहां मेरी जगह थी। पर सर ने मुझे मौका दिया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक साल मुझे झेला जैसे तैसे। लेकिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो आपका कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हो, या जो भी 12th क्लास 10th क्लास के आप स्टूडेंट हो, तो आपके जल्दी एग्जाम आने वाले हैं। बहुत मेहनत से तैयारी करो, साल भर आपने पढ़ा है उसको याद करो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ट्यूशन एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आए या नहीं आए, ट्यूशन एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। इतना लिखो कि एग्जामिनर भी ये कहे, क्या कहे, बस कर भाई है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ क्या डांस नहीं, जब डांस नहीं आता है, गाना तुम उठ के भाग जाओगे। अभी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है हमारा, अच्छा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, सुबह से चल रहा है। बनवारी जी सर ने बढ़िया माहौल बनाए रखा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये माहौल बिगड़े, भी तुम सब उठ के बाहर जाओ। कुछ लोग पीछे से कहे जियान है आप, तो इसलिए आज रहने देते हैं। अब देखो मैं तो घर की मुर्गी हूँ, है ना, कभी भी अपन फिर बाद में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।